नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद अब जो नए प्रयास चल रहे हैं, सिर्फ बंगाल की खबर नहीं है, देश भर में जो प्रयास चल रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन को झाड़ पोंछ करके दोबारा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इसमें दो तीन सवाल हैं कि एक तो इस गठबंधन से हासिल क्या हुआ था जो ये अब कर लेगा, पहले जिस काम के लिए बना था उसमें इसको क्या कामयाबी मिली थी, अब क्या हासिल कर लेगा। इसके अंदर के जो अपने विरोधाभास हैं, क्या वो दूर हो गए हैं, नहीं हुए हैं, और वो आज भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उससे जुड़ी खबरें वो मैं आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन, अब तो AIADMK भी, विजय, ये सब इसके कैसे नटबोल्ट जो हैं वो बने हुए हैं और कौन कौन से पुर्जे हिलाए जा रहे हैं, टाइट किए जा रहे हैं, सारी बातें हम करेंगे। और बीजेपी की सेहत पर इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? मोटा सवाल तो ये है, क्योंकि लड़ाई तो सारी बीजेपी के खिलाफ है, तो वो हम बात करेंगे खास तौर पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की नजर में। सियासी लड़ाई अब नए कलेवर में लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वोट चोरी को एक बार फिर से अपना प्रमुख हथियार बना लिया है। 15 साल बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हुई ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर चुनाव को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग ये खलनायक हैं, ये विलन हैं। कल उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। राहुल गांधी जो चलते चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को क्रूर और भ्रष्ट कह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ममता जी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है और वो ममता जी के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल चुनाव पर मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने अब एक ताजा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि इनका हर छठा सांसद घुसपैठिया है, चोरी से वो सांसद बना है। साथ ही हरियाणा की पूरी सरकार ही घुसपैठियों से भरी हुई है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी की पूरी सरकार। लोकसभा में 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं क्या है? क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। फिर वो आगे लिखते हैं कि जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ते मरोड़ते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उन्होंने, कि निष्पक्ष चुनाव अगर हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। मतलब अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी 140 सांसद भी जिताकर नहीं ला पाएंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, ये नया ज्ञान कहां से आया राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास? अभी तक तो वो ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जैसी चार्जशीट लेकर के खड़े हुए थे और हर रैली में दोहराते थे राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ। फिर अचानक राहुल गांधी जो हैं वो इतने नरम कैसे पड़ गए ममता के ऊपर? कल उन्होंने एक पिन ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी में और बहुत सारे और लोग ममता बनर्जी की हार पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है ये देश में लोकतंत्र मिटाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का एक और कदम है। तो ये उनको उस वक्त क्यों नहीं याद आ रहा था? ममता बनर्जी तो बहुत पहले से कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो आखिर ममता बनर्जी को हराने के बाद राहुल गांधी अब ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर क्या संदेश देना चाहते हैं? और ममता बनर्जी की जहां तक बात है, वो अभी अलग ही तेवर में चल रही है। कल उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और कोई मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा नहीं ले सकता। मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, लोक भवन में नहीं जाऊंगी अपना इस्तीफा देने के लिए। मैं हारी नहीं हूं, मॉरली मैं जीती हुई ये चुनाव, मैं अपनी हार को स्वीकार नहीं करती हूं। फिर उन्होंने चुनाव आयोग पर, उसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस के इस्तेमाल पर तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि 100 सीटें चोरी करी हैं भारतीय जनता पार्टी ने और चोरी कराई है इलेक्शन कमीशन ने। फिर लेकिन ये जो बात हम अभी आपसे कर रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या अब आप उपचुनाव लड़ेंगी, क्या आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन के विधानसभा में जाना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं VIP नहीं बनना चाहती, मैं LIP बनना चाहती हूं, आई एम लेस इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगी, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। अब जहां तक राहुल गांधी की बात अभी हमने आपको बताई, ममता बनर्जी की तरफ से भी इसको सोच के देखिए। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन से क्या लेना देना है? ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसके लिए ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था, उसको एक सीट नहीं दी थी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से। कौन से गठबंधन की बात करती हैं? कौन सी मिलीजुली लड़ाई की बात वो करती हैं? कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में छोड़िए, पिछले चुनाव में भी उन्होंने 2 सीट देने से भी इनकार कर दिया था विधानसभा के इलेक्शन में। वो कौन सी विपक्षी एकजुटता की बात वो करती हैं? अब जब वो इलेक्शन हार गई तो ये बात ठीक है कि उनके पास समय ही समय है और इस समय का सदुपयोग वो दिल्ली में विपक्षी पार्टियों को एकजुट रखने में या
उनके कॉमन कॉज में जुड़ने में हो सकता है। उनको लगता हो कि मेरे समय का बेटर इस्तेमाल वहां हो सकता है। अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करने के लिए आज जा सकते हैं। तो आपको पहले मैं सुना देता हूं राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद ममता बनर्जी ने कल जो बातें कही थी और उससे ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर के क्या संकेत मिलता है। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में आउट थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब वो दिल्ली में ज्यादा समय दिया करेंगी और राहुल गांधी भी पुराने गिले शिकवे भुला करके अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। हासिल क्या होना है इससे त्रिपाठी जी, और क्या मतलब, क्योंकि अब कहां लड़ें, कहीं तो साथ एक मेज पर बैठना है, तो क्या इसीलिए हो रहा है सब कि दिल्ली में बैठके हों? नहीं, देखिए उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम पूरब में ये बात कर रहे हैं तो दक्षिण में डीएमके वाले गद्दार कह रहे हैं कांग्रेस को। तो पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ेंगे। जब ममता बनर्जी और डीएमके स्टालिन सबसे मजबूत थे, ताकतवर थे, तब तो बना नहीं पाए। अखिलेश यादव के पास तो अभी भी 37 लोकसभा सीटें हैं ना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है, कर नहीं पाए। जब शरद पवार की ताकत थी तब तो कर नहीं पाए। तो अब कुछ अलग कर लेंगे। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहते ही नहीं, अपना राज्य छोड़कर चले गए हैं, जब राहुल गांधी किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर देश में नहीं होते हैं। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको लगता है कि भाई अब भाजपा से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। कल तक डीएमके उनकी दोस्त थी, आज गद्दार निकल गई, तो ऐसे ही होता है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं बदलने वाला, क्योंकि अभी भी आप जो बेसिक है, जिसको कहते हैं ना कि जो मेन कॉज है, उस तरफ आप जा नहीं रहे। आपकी अपनी ताकत कमजोर हो रही है और 4 सिंकिया पहलवान मिलकर रोज दंड बैठक लगाकर, दूध पीकर, बादाम खाकर, जो तैयारी करने वाला पहलवान है उससे लड़ नहीं सकते हैं। ऐसे उठा उठा के फेंकेगा, पता नहीं चलेगा। असली बात क्या है, क्या आप उस पहलवानी की तैयारी कर रहे हैं, या 4 लोग जब मुक्का खा के और जिसको कहते हैं ना कि धोबी पछाड़ उठा के पटक दिया, तो उसके बाद कह रहे हैं कि अब तो कमर टूट गई है, उठा नहीं जा रहा है, तो चलो चारों मिलकर एक साथ उठ के खड़े हो जाते हैं। खड़े हो पाएंगे क्या? राजनीति में इस तरह से नहीं चलता है। और जब आप एक महीना भी नहीं, 15 दिन पहले राहुल गांधी का दूसरा चेहरा देख चुके हैं, अब ये देखेंगे तो जनता जो उनके साथ भी खड़ी होगी कहेगी कि न इनका कोई भरोसा, न इनकी कोई क्रेडिबिलिटी। तो साख विहीन नेता मिलकर कभी भी राजनीति में खड़े नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है। मैं आगे अखिलेश यादव जैसे नेताओं की और बात करना चाहूंगा जिनके इम्तिहान अभी बाकी हैं। ममता जी का इम्तिहान निकल गया, वो फेल हो गई हैं। राहुल गांधी 2024 में, अब वो उसको जो माने वो पास हुए थे कि फेल हुए थे, जो भी बीजेपी की सरकार तो बन गई थी। अखिलेश यादव जैसे नेताओं को क्या हासिल होने जा रहा है? अखिलेश यादव के चुनाव में क्या मदद कर देंगे? कोई कितने भी नेता राहुल गांधी के साथ अभी देखते हैं उनका क्या मेलजोल होता है। एक लाइन जोड़ दूं, क्योंकि कल परसों से ये विश्लेषण चल रहा है और जो कहानी कुर्सी की देखते हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में होगा, क्योंकि हम लोग लगातार बहुत हर डिटेल बात करते रहे। ये कोई मुसलमान के खिलाफ हिंदू पोलराइजेशन हुआ है तो ऐसा थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते। और ये कोई भद्र लोग कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समूह नहीं है। ये पावर शेयरिंग लोग थे जिसको हम लोग देश भर में बीजेपी का वोटर मानते हैं, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ या वैसे कहें सवर्ण। वो बंगाल में पूरी तरह से ममता जी के साथ था, वो पलट गया है वहां। तो अब अखिलेश जी की चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी उसी के भरोसे बैठे हुए। ये जो जिताया है, ये ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ गठजोड़ ने जिताया है भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्ता में यहां पहुंचा। यूपी की बात डिटेल में अलग से करेंगे, राज्यों के एक एक राज्य की बात करेंगे। अभी जो ये मोटे तौर पर कोशिश दिखाई दे रही है कि फिर से एक बार विपक्षी नेताओं को एक मेज पर लेकर के आया जाए, और ममता जी अब इसमें और राहुल जी खासकर, ये दोनों लोग जो हैं, इन दोनों ने हाथ मिला लिए ऐसा लगता है। अब लेकिन इस पर बाकी जो दल हैं वो क्या कह रहे हैं ऑपोजिशन की? अब मैं आपको सुनाता हूं संजय राउत की बात। भाई, ये शुरुआत जहां हुई थी उसमें महाराष्ट्र में एक बड़ा चैप्टर लिखा गया था, जहां पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब एकजुटता के साथ लड़े गए थे। अब देखिए संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के नेता, वो क्या कह रहे हैं। अब उनको इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई जो कुछ बंगाल में हुआ है, तो इस वक्त ममता बनर्जी वीक विकेट पर है, डिफेंसिव है। तो ममता बनर्जी
को हाथ पकड़ के, उनका हाथ ऊंचा करके, उनका मनोबल ऊंचा करने से हमको कोई हासिल नहीं है। अब तो ये है कि भाई ममता बनर्जी लेकिन एक बड़ी हैवीवेट नेता है ऑपोजिशन की, इनको अपने टर्म्स पर, अपनी शर्तों पर कैसे हम अपने अपने मुद्दों पर लेकर के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक विजनरी नेता है और ममता बनर्जी ने गलती करी। राहुल गांधी तो बहुत टाइम से कह रहे हैं, बहुत वक्त से कह रहे हैं कि ये संस्थाओं को बर्बाद करने वाले, ये वोट चोरी करने वाले, ये SIR के बहाने लोगों का वोट खराब कर देने वाले, ये वो लोग हैं। लेकिन ममता बनर्जी शायद अगर वक्त पर चेत जाती, राहुल गांधी का साथ ले लेती, तो ऐसा परिणाम नहीं होता जो बंगाल में देखने को मिला है। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद करना ही चाहिए, और जो गणेश कुमार जी है उनको इंडिया गेट के सामने लाकर उनका बीजेपी ने सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उनको भारत रत्न भी देना चाहिए, और नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम भी आगे भेजना चाहिए। SIR के माध्यम से लाखों वोटर्स का नाम काटा गया, जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, लाखों लोगों का। ममता बनर्जी का डिफरेंस कितना है? 11 लाख का है, और लगभग 90 लाख वोट काटे गए, क्योंकि उनको किसी भी हालत में ममता जी को हराना ही था। सबसे ज़्यादा ये जो है एंटी कैपेसिटी तो मोदी जी के खिलाफ चलनी चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलनी चाहिए, महाराष्ट्र में चलनी चाहिए। लेकिन जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वहां हवा विरोधी चल रही है, सरकार उब चुकी, जनता उब चुकी है, तो आपसे क्यों नहीं उब जाती भाई? क्या करते हो आप लोग? छोड़ दीजिए। चुनाव चोरी किया गया, डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। संजय राउत जी भी हल्के में ले रहे हैं ममता जी को, ये बातें सुन ली अगर उन्होंने, और मीटिंग में अगर किसी ने कान में कह दिया ये यही थे जो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, ये बहुत बड़ी अपराधी हैं आप, तो पता नहीं क्या बोल देंगी वो। एनीवे, ये जो सब प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी पर और अपोजिशन पार्टीज की क्या कोशिश है, इस पर एक बार उनसे हम पूछते हैं। एक तो ये समझ नहीं आ रहा है विजय लक्ष्मी, मैं राहुल गांधी की बात पहले करना चाहता हूं कि एक तरफ वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में कैंपेन करते हैं, जो मुद्दे बीजेपी के होते हैं वही मुद्दे उसी भाषा में उठाते हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हमें खुश नहीं होना चाहिए ममता बनर्जी की हार से। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने के लिए काम करूंगी, और इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की और कांग्रेस के बाद जो तीसरा सबसे मजबूत नेता और दल थे DMK और स्टालिन, वहां उससे अलग होने की भूमिका लिखी जा रही है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है आप कह लीजिए पैरेलली दो स्ट्रैटेजीज पे काम करना चाहती है। वो राज्यों में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, लेकिन केंद्र में वो चाहती है कि इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल जो हैं वो उसके साथ रहें। और अब 5 विधानसभा चुनाव में अगर आपने देखा होगा, हर राज्य में इंडिया ब्लॉक के जो तमाम घटक दल हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर अपना स्पेस जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहती है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, और यही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर किया। लेकिन केंद्र में संदेश बीजेपी को हराने का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का है, तो उनको लगता है कि वहाँ पर सबको साथ लेकर चलें। और अगर राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को भी अगर आप देखें तो वो SIR वोट चोरी का एक तरीके से इशारा वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जब लड़ाई हो तो ये तमाम दल हमारे पीछे खड़े नजर आएँ, लेकिन केंद्र में भी हम, राज्यों में भी हम अपने आप को मजबूत करते नजर आएँ। जहाँ तक बात तमिलनाडु की है सौरभ, बहुत प्रेशर था, कांग्रेस की लीडरशिप जो थी शुरू से एक धड़ा दबाव बना रहा था कि TVK के साथ जाइए, क्योंकि TVK के साथ फ्यूचर है। DMK उनके साथ कभी भी पावर शेयरिंग नहीं करती है। जब कांग्रेस के बलबूते के समर्थन के साथ सरकार बनी थी DMK की, तब भी उन्होंने पावर शेयरिंग उनके साथ नहीं की थी। राहुल गांधी भी हमें सूत्र बताते हैं कि इस मत के थे कि TVK के साथ जाकर एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम जो नेता थे उनके बीच में मतभेद था। स्टेट की जो राज्य की इकाई है उसमें P चिदम्बरम और उनके बेटे इस मत के थे कि DMK के साथ चलें, तो वहीं मणिकम टैगोर और बाकी जो नेता थे वो इस मत के थे कि TVK के साथ एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की जाए और बीजेपी को बाहर रखा जाए और पावर शेयरिंग में हिस्सा लेकर के अपने आप को राज्य के लेवल पर मजबूत किया जाए। वही राजनीति आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली, और वही राजनीति कांग्रेस का एक धड़ा तमिलनाडु में भी करना चाहता था कि अपने आप को राज्यों में मजबूत करो,
फिर जाकर के केंद्र की लड़ाई आपकी अपने आप सशक्त हो जाएगी। अगर आप राज्यों में हाशिए पर जाते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आपको आंख दिखाने लगेंगी। विजयलक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। आप जो बात कह रही हैं कांग्रेस पार्टी जो आपने कहा कि राज्यों में खुद को मजबूत करे, नेशनली एक यूनाइटेड अम्ब्रेला दिखाई दे, इसमें सारी ऑपोजिशन पार्टियां हों, ये थ्योरेटिकली तो ये बात ठीक है। और राहुल गांधी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बात भी, उनकी वजह भी साफ दिखाई देती है कि रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस पार्टी का ही स्पेस लिया, अब उसको वो रिक्लेम करना चाहते हैं। और इन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पार्टी के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं किया, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, ठीक बता रही थी वो, स्टालिन तो सरकार में जगह देने को तैयार नहीं थे बार बार कहने के बावजूद, या उत्तर प्रदेश में और जगहों पर, अभी बिहार का इलेक्शन गया है तो कितनी खींचतान हुई सीट शेयरिंग को लेकर के, वो भी आपने देखा, और अंत में हार माननी पड़ती है हर बार कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ये विरोधाभासी गठजोड़ सॉर्ट ऑफ, ये चलेगा कैसे और इसने हासिल क्या किया है पीछे जो भी आगे कर लेगा? विजय जी, बहुत सीरियसली लेते हैं बातों को। एक तो अभी इन विधानसभा चुनावों में जितनी भारी मजबूती कांग्रेस को मिली है, वाह, जैसे वेस्ट बंगाल में मिली है, तमिलनाडु में मिली है, तो उसके बाद अब वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ो। देखिए तमिलनाडु की बात अब सब लोग कर रहे हैं कि भाई वहां पर मणिकम टैगोर और वो सब लोग कह रहे थे कि विजय के साथ जाना चाहिए। सवाल ये कि मना किसने किया था? विजय त्रिवेदी के साथ किसने मना किया था कांग्रेस में कि विजय जोसेफ के साथ? हम सबको विजय त्रिवेदी के साथ जाना चाहिए, वो कह रहे हैं। विजय जोसेफ के साथ जाने के लिए किसने मना किया कांग्रेस में? क्या राहुल गांधी ने किया, या खड़गे साहब ने किया, या किसी और ने किया? मतलब, और यदि राहुल गांधी चाहते थे तो किसने मना कर दिया? और क्या ऐसी स्थिति है राहुल गांधी की कि कांग्रेस में उनकी बात नहीं चलती? जब तक ऐसे सारे सवालों के जवाब उनको नहीं मिलेंगे, और ये बात ठीक है कि जो ममता जी, राहुल गांधी ने सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है ईमानदारी से SIR के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन वो अकेले लड़े। वही अखिलेश यादव, वही ममता बनर्जी और तमाम लोग कहीं उनकी लड़ाई में साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। और इस चुनाव में के बाद जब हार कर जो इंडिया ब्लॉक बना था, वो टूटा किसकी वजह से था? ममता बनर्जी की वजह से। नीतीश कुमार किस वजह से बाहर गए थे? ममता बनर्जी की वजह से। ठीक है, और ममता बनर्जी न केवल नीतीश कुमार को नहीं चाहती थी, राहुल गांधी को भी नहीं चाहती थी लीडर बनना। तो आज ऐसी क्या स्थितियां हो गई हैं, और उससे कमाल क्या हो जाएगा, ये बात है। आज राहुल गांधी का अपर हैंड है, आज राहुल गांधी का अपर हैंड है, तो क्योंकि क्या क्षेत्रीय नेता अपना चुनाव हार लेकिन गए। ममता बनर्जी क्या उनके लीडरशिप में जाना चाहती है? नहीं, ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि भाई अब मेरे पास कोई काम नहीं, अब मेरी लीडरशिप, अब मेरे पीछे आ जाइए आप। अब ऐसा गठबंधन में कहीं होता है कि जो हार गया भैया मेरे पास कोई काम नहीं है तो आप सब लोग मेरे साथ चलिए, अब मैं राज्य में हार गई इसलिए केंद्र में चलाऊंगी। तो ये अभी ये बिल्कुल क्या है कि इमीडिएट जब होता है ना, अभी इफेक्ट हुआ है, गर्मी लगी है, झटका लगा, तो थोड़ा सा शिकंजी पी रहे हैं, इसको बहुत थोड़ा सा आने दीजिए ना, अभी महीना 2 महीना निकलने दीजिए, फिर देखिए कि इंडिया गठबंधन वो तो ठीक है, जो प्रयास शुरू हुआ, अखिलेश जी की चिंता है क्योंकि उनका सबसे बड़ी लड़ाई तो अब उनको लड़नी है। इससे एक दूसरा मकसद ये हल होता है ऑपोजिशन पार्टीज का, खास करके उन राज्यों में जहां अभी चुनाव बचा है, जैसे अभी पंजाब में होना है, अगले साल यूपी में चुनाव होना है। इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर कामयाब हो जाती है तो एक अवसर तो है ना बताने का कि देखो ये तो लगातार हो रहा है ऑपोजिशन के साथ, देश में देखो वोटर फ्रॉड कैसे चल रहा है, हम भी पहले ये लोग शिकार बने, अब हम शिकार बनेंगे। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का डिप्टी लीडर जो सांसद है, वर्तमान सांसद है, वो अपनी चुनाव आसाम में जाकर के बुरी तरीके से हार जा रहा है। ठीक है, कह सकते हैं कि वहां पर वोट चोरी हुई है, ठीक है, वो भी सवाल मान लेते हैं। पुडुचेरी में उनका सांसद जाकर के विधानसभा चुनाव लड़ता है, और जैसे आसाम के अंदर जो डिप्टी लीडर हैं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, वैसे पुडुचेरी में सांसद महोदय का चेहरा बनाया गया था, वो भी अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जरा बताए ना कि उसकी क्रेडिबिलिटी जनता में क्या है। कांग्रेस पार्टी की ही क्रेडिबिलिटी जनता में नहीं है। पुडुचेरी में वो पूरी तरीके से पिट गई, 3 बार का गठबंधन, कम से कम वहां तो एंटी, वो तो बहुत छोटा राज्य है, और छोटे राज्य में एंटी इनकम्बेंसी बड़ा परकोलेट नीचे तक जाने में उसको बहुत समय नहीं लगता है, बहुत देर नहीं लगती है, लोगों के एस्पिरेशंस बहुत हाई होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लोगों तक वो चूंकि डेवलप्ड एरिया है इसलिए लोगों तक सारी जानकारियां भी उपलब्ध रहती हैं, पढ़ा लिखा समाज है, वहां भी आप चुनाव हार जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। दूसरी बात आप जरा देखिए,
बिल्कुल आपने सही कहा कि कल तक तो आप चार्जशीट फाइल कर रहे थे ममता बनर्जी के खिलाफ। तीसरी बात, अभी जो विजय जी ने कहा कि भाई एसआईआर पर वो अकेले लड़ रहे थे, क्या एसआईआर पर लड़ाई उसी तरीके से लड़नी चाहिए थी जिस प्रकार से ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही थी बाद में, और उससे पहले राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे थे? क्या घुसपैठ के मुद्दे को, जो इन्फिल्ट्रेटर्स के मुद्दे हैं उनको, क्या यदि जो इस देश का नागरिक नहीं है उसे भी वोट देने का अधिकार है? इस पर तो आम सहमति होनी चाहिए थी इस देश के अंदर। जी, ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि इस देश के मुसलमानों को बाहर भगाया जा रहा था। ये तो ऐसा तो नहीं था कि जो जेन्युइन वोटर था उसका नाम काटने की बात थी। आप कहते हैं भाई जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, ये सभी को इंश्योर करना चाहिए, और जो एसआईआर मतदाता जो सूची है उसका शुद्धिकरण है, हम सभी उसके साथ हैं, आकर के खड़े हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। लेकिन आपको एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करना था जिसमें आप फेल कर गए। तो ये अब Political- मिलके चुनाव हारने के बाद बाकी कांग्रेस के साथ मिलकर कर लेंगे क्या? देखिए, अब चुनाव हारने, एक कहावत है ना कि हो कौवा कान लेके उड़ गया, आप उसके पीछे आप दौड़ते रहिए, जोर दौड़, है ना। और दूसरा एक और भी कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बचा क्या है इनके पास गठबंधन करने के लिए? जैसे होता है ना, बाढ़ का पानी आता है तो ना सांप नेवला सब जो है ना पकड़ करके बैठ जाते, एक ही जगह जा रहे हैं, क्योंकि सबको डूबने का डर है। तो ये सब डूब चुके, जितने छत्रप हैं वो सब डूब चुके हैं। उतरेगा ना, हाँ भाई पंजाब उतरेगा तो अब उनको डर, हम जो अभी जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं ना, उनको अब पंजाब का डर है। कांग्रेस पार्टी की बहुत अगले उम्मीदें साल होने हैं। वाले सारे इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सारे ही हैं। महत्वपूर्ण लेकिन क्या पंजाब में वो और आम आदमी पार्टी एक हो सकते हैं क्या? केजरीवाल तो सबसे पहले नेता थे जिन्होंने इंडिया ब्लॉक को छोड़ा था, समीर जी। गोवा में क्या टीएमसी चुनाव लड़ना छोड़ देगी? इस बार वो कांग्रेस पार्टी के साथ चली जाएगी। आदमी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी वहां पर है, क्या होगा वरना? लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्या इज्जत के साथ कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में जैसी वो सीटें चाहते हैं वैसी सीटें देंगे क्या? ये बस देखना पड़ जाए, अगले चुनाव में उसकी तैयारियां तभी शुरू हो जाएंगी। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी गठबंधन केंद्र में तभी सक्सेसफुल होता है जिसका नेतृत्व या तो भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे। दोनों राष्ट्रीय दल है और इतिहास भी इसका गवाह है कि यूपीए और एनडीए दोनों रहे। जब तक कांग्रेस यूपीए में मजबूत रहती है, कांग्रेस उसका नेतृत्व करती रही। इंडिया गठबंधन भी तब तक ही रहेगा जब तक कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। आज कांग्रेस के पास 99 सांसद है। ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, स्टालिन चुनाव हार गए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, अखिलेश चुनाव हारने की स्थिति में खड़े हुए। फिलहाल कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में कोई गठबंधन बनेगा तो कांग्रेस के नेतृत्व ही बनेगा। ममता बनर्जी अगर ये सोचती है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर ले, कांग्रेस उसको समर्थन दे, वो राहुल गांधी ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करे, या अखिलेश यादव ये सोचते हो, या तेजस्वी यादव या अरविंद केजरीवाल या स्टालिन ये सोचते हो, या उद्धव ठाकरे को ये लगता हो कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगा, कांग्रेस उसके पीछे लग्गू बनकर रहे, तो ये संभव नहीं है। प्रदेश में आप ताकत हो सकते हैं, केंद्र में कांग्रेस के 99 सांसद है और आज कांग्रेस की 5 राज्यों में सरकारें हैं। तो कांग्रेस के बिना नेतृत्व के कोई भी गठबंधन केंद्र में सक्सेसफुल हो नहीं सकता। कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन के अंदर है, भले ही भारतीय जनता पार्टी से आधे से भी कम सांसद हो, लेकिन ताकतवर है। अब ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि भैया प्रदेश में कुछ बाकी नहीं है, 80 विधायक है, किसी को विधायक दल का नेता बना दूंगी। अखिलेश उनके जो भतीजे हैं बनर्जी, वो विधायकों को देखेंगे, वो बंगाल की राजनीति करेंगे। मैं दिल्ली में रहकर 28 सांसदों और मेरे जो 13 राज्यसभा के सांसदों उनके साथ मिलकर भविष्य की राजनीति 2029 के अंदर कैसे लोकसभा चुनाव लड़ना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को गोवा में हराना है, या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना है, या पंजाब में आने से रोकना है, इसकी रणनीति पर मैं विपक्ष के साथ मिलकर काम करूंगी। तो मुझे लग रहा है कि हारने के बाद मुझे लगता है ममता बनर्जी के पास और क्या है। ममता बनर्जी दिल्ली में एक्टिव हो गई तो सबसे बड़ा सरदर्द राहुल गांधी के लिए बनेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा, कि ममता बनर्जी जब जानती है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार लौटे, ये सुनिश्चित करने की वो कोशिश करेगी। गोवा में भारतीय जनता पार्टी हारे, इसकी वो कोशिश करेगी। और मुझे लगता है इसके लिए इसको लगेगा कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस चुनौती देने की स्थिति में है, तो ममता बनर्जी 2 कदम पीछे हटेगी। क्योंकि ममता बनर्जी के बाद आज बंगाल का राज्य नहीं, मुख्यमंत्री रहते जो ममता बनर्जी तो डोमिनेट कर सकती थी, उस ताकत से ममता बनर्जी आज नहीं कह रहे आप इनसे कि ये ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। ज्यादा सीरियस मैं बताइए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी ममता तो उनको बनर्जी का अपना घर गोवा में- संभालने की गोवा जरूरत है में कि वो है। घर भी सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर ध्यान दें थोड़ा। पार्टी सुरक्षित रहेगी हाँ, कि मतलब नहीं घर का मतलब पार्टी सुरक्षित रहेगी। मैं भी वही कहने वाला था कि ममता बनर्जी की अगली जो समस्या है वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बचाएं।
वो ज्यादा उनके लिए मुफीद होगा। ये आप वो ठीक कह रहे हैं। बचाने- उनके एक सांसद है सौगत रॉय, बड़े सीनियर आदमी हैं, उनका भी बयान मैं आपको दिखाता हूं, अभी टाइम ब्रेक का होने जा रहा है। उन्होंने तो कहा कि हाँ ये बात सही है कि हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर दिया। हाँ ये बात भी सही है कि हमारा पार्टी में करप्शन ज्यादा हो रहा था। हाँ ये बात भी ठीक है कि हमारी पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। तो सब कुछ तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, बचा क्या? तो शशि और थरूर का भी फिर बयान ममता आया बनर्जी है। कहती है कि मैं हारी नहीं हूं, मॉरली मैं शशि जीती। शशि थरूर का भी बयान आया है सर। शशि थरूर ने कितनी प्रशंसा की है भारतीय जनता मोदी पार्टी शाह की खास तौर से नेतृत्व की भी प्रशंसा की है, पूरे संगठन की प्रशंसा की है, चुनाव लड़ने की शैली की प्रशंसा की है। विधानसभा चुनाव में खासकर बंगाल की जीत का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में। और 9 तारीख को जहां पर कोलकाता में एक भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, उससे पहले कल पटना में भी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो पहला बंगाल में तो जो शपथ ग्रहण में होगा वो होगा ही, उसमें तमाम एनडीए के मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया जाएगा। कल सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, कई नए लोगों को सरकार में जगह मिलेगी और उनके अपनी जो शपथ हुई थी वो एक लो की अफेयर था, लोक भवन में किया गया था, उसमें ज्यादा लोग नहीं आए थे, बाहर का तो कोई भी नहीं आया था। तो इसलिए कल उसको एक भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। ये आप पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। तो जो काम पहले नहीं उस वक्त हो पाया वो अब किया जा रहा है। उस वक्त एक संदेश ये भी नहीं बीजेपी देना चाहती थी कि भाई नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, अब वो दिल्ली आ गए हैं, तो उस वक्त उसको सेलिब्रेट किया जाता तो कहीं एक तबका नाराज ना हो जाता कि नीतीश जी की विदाई का कहीं सेलिब्रेशन तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब बंगाल ने वो एक मौका वो भी दे दिया है। तो कल पटना में पहले मंच सजेगा और उसके बाद फिर कोलकाता में 9 तारीख को जो है वो मंच सजने जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी हो रही हैं। तो एक बार समीर जी से हम जान लेते हैं, पटना वाले प्रोग्राम में भी बता रहे हैं प्रधानमंत्री जाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जा रहे हैं। बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन रहेंगे, अमित शाह जी वहाँ जाने वाले हैं और बड़े स्तर पर गांधी मैदान पे इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है शपथ ग्रहण के लेकर। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से 12 कैबिनेट, मतलब 3 से लेकर 30 की संख्या हो जाएगी। अभी 3 है, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री अभी है, अब 30 हो जाएंगे टोटल। मतलब 12 भारतीय जनता पार्टी से विधायक मंत्री बनेंगे, 11 जो है जनता दल यूनाइटेड से बनने वाले हैं, 2 चिराग पासवान से बनेंगे, 1 जीतन राम मांझी से बनेगा और 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बनेंगे। तो फिलहाल ऐसी खबर है कि 30 लोग अभी शपथ ग्रहण करेंगे। 6 की कुर्सी खाली रखी जाएगी, भविष्य में किसी को एडजस्ट करना होगा तो उसको किया जाएगा। तो ज्यादातर पुराने ही चेहरे को रखा जाएगा। मतलब जो छोटे क्षेत्रीय दल है, चिराग पासवान ने कह दिया कि हमारे जो पहले मंत्री थे वही मंत्री रहने वाले, मांझी अपने बेटे को ही बनाने वाले, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा भी अपने बेटे को ही मंत्री बनाने वाले हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने नहीं वाला है। नीतीश कुमार की पार्टी के भी संजय झा ने कहा है कि ज्यादातर हमारे पुराने मंत्री बनेंगे। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या किसी नए चेहरे को मौका इस बार और मिलता है। जो नीतीश कुमार के समय थे उन्हीं को शामिल किया जाता है। लेकिन एक भव्य समारोह होगा, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां जा रहे हैं, तो ये बताता है कि इस बार, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार के कारण समारोह नहीं किया गया था, हाँ। तो इस बार एक बड़ी घटना थी जो बड़ी खामोशी से गुजर गई, बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री बनना। तो ये बिहार में कल जश्न की तैयारी और फिर जो 9 तारीख को कोलकाता में होगा शपथ ग्रहण, वो खैर एक अलग लेवल पर ही होगा क्योंकि वो जीत बहुत बड़ी है। मैं आपको ममता बनर्जी का लेकिन एक बयान दिखाता हूं। कल उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं नहीं हारी हूं, मेरी मॉरल विक्ट्री है। तो उन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं लोक भवन भी नहीं जाऊंगी, गवर्नर से भी नहीं मिलूंगी। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीफ मिनिस्टर ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया हो? लोक भवन गए स्टालिन भी नहीं थे, उन्होंने राज्यपाल को मिलकर इस्तीफा नहीं दिया लेकिन इस्तीफा दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी तो इस्तीफा देने से ही इनकार कर रही है सीधे सीधे। सुनते हैं। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। ইট ইজ দেয়ার ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। অফিশিয়ালি দে মে থ্রু ইলেকশন কমিশন ক্যান ডিফিট আস, but morally I am telling you that we won the election. तो वो एक तरफ वो अजीबोगरीब बयान दे रही हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मारा पीटा गया, चीफ मिनिस्टर को मारा गया। अब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर रही हैं। क्या अब फिर आप कहेंगे आप सीरियस हो रहे हैं इस बात को लेकर के? सर, एक चीफ मिनिस्टर, अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, वो इस किस्म की बात कहेंगी तो नहीं बात होगी? नहीं, वो अपनी पोस्चरिंग कर रही है अपने कार्यकर्ताओं में कि भाई मुझे बेईमानी से हराया गया है या जो सब है उसका है। बाकी कोई बहुत मैं उसको सीरियस नोट पे नहीं लेता इस दृष्टि से भी कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखें तो एक तो अभी इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर्स को अपनी लिस्ट भेज दी है,
तो वो नई असेंबली बन जाएगी तो वैसे ही बात खत्म हो गई। 7 तारीख को वैसे भी इस विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनके इस्तीफा देने नहीं देने से कोई बड़ी जरूरत। विजय जी, सवाल इसका नहीं है कि सीरियसली लें या नहीं लें, ये मुझे लगता है बहुत गंभीर मामला है। ये अराजकता की अपनी पराकाष्ठा है, भारत के अंदर किसी ने नहीं किया है। स्टालिन भी हारे ना तो जाकर के उन्होंने, कोई भी नहीं करता सामान्य तौर पे, कभी कोई ऐसा नहीं करता। तो आप ऐसे लोगों को इसेंट्रिक कहेंगे, पागल कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये कह देना तो बहुत आसानी से एक लीवे दे देना है कि भाई अरे उनको बात को कोई गंभीरता से नहीं ले। बिल्कुल ये गंभीरता से ले जानी चाहिए। ट्रंप जब कर रहे थे व्हाइट हाउस में, तो क्या वहां के लोगों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया था? दुनिया ने उसे क्या सामान्य रूप में देखा था? क्या नहीं देखा था? एक एक करके एक प्रेसिडेंट बनाते जा रहे हैं। आप ये पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री कह रही है कि एक कह रहा है कि हम हारे हैं जिस कारण से। श्रीमती गांधी भी हारी थी ना चुनाव, श्रीमती गांधी भी यहाँ करके बहुत शालीनता से जाकर डेमोक्रेसी में भरोसा रखने की बात करते हैं। सारी बातें लोकतंत्र की रक्षक के नाम वैसे आजकल नए नए प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं ना। अभी एक मुख्यमंत्री गए थे, जेल में रह के सरकार चलाई थी। तो फिर आप तो फिर इस तरह से नए नए प्रेसिडेंट्स बनते जा रहे हैं। मैं तो फिर इसीलिए कहता हूं, थोड़ा ये कठिन और कठोर शब्द है, ये इसेंट्रिक पन है, ये मत छिन्नता इसको हम कह सकते हैं। आप इस ढंग से आप इसे कहेंगे कि से आप काडर को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, आप अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ठीक है, ये आप चाहते हैं कि बंगाल के अंदर अराजकता पैदा हो और पूरी दुनिया फिर उसको बाद में कहे कि अच्छा, भारत के अंदर जो अभी जो चुनाव हुआ था वो तो वाकई उसमें तो चुनाव आयोग की बहुत गंदी भूमिका रही थी। वहां तो चुनाव का हरण हो जाता है। एनार्किस्ट होंगे भाई, लेकिन एक छत के नीचे कितने एनार्किस्ट रहेंगे? अरविंद केजरीवाल पहले थे, वो खुद को कहते थे। ठीक बात। इनको आप कह रहे हैं, राहुल गांधी भी लगभग वही हैं। इसको थोड़ा सा मतलब संदर्भ वैसे देखें, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो समझ में आएगा। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण बीत गया, केंद्रीय अर्धसैनिक बल चुनाव आयोग के निर्देश पर बड़े अच्छे से काम हुआ, लगभग कुछ नहीं हुआ। एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई जो बहुत गलत था। ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि मुझे लात मारी गई, एक झूठ बोला। इतना झूठ क्यों ममता बनर्जी बोल रही पता नहीं, कि अगर लात मारेंगे हर्षवर्धन जी ये भी जोड़ लीजिए कि चुनाव के दिन ममता जी 2 बजे तक कह रही थी कि हमारे कार्डर्स लोग खड़े रहे, शाम तक परिणाम हमारे ही पक्ष में आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूं कि आप पूरा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। जब ममता बनर्जी कहती कि मुझको लात मारी गई, आप जरा सोचिए, ममता बनर्जी जैसी ताकतवर नेता अगर कहेगी कि उसको पुलिस वालों ने, अर्धसैनिक बलों ने लात मार दिया तो क्या होगा? फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। अब आप कल्पना कीजिए, 15 वर्षों से जिसने ममता बनर्जी का वो रूप देखा है कि शक्तिशाली महिला, ताकतवर महिला, अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल, हालांकि वो उनके चेहरे पे हॉरर की तरह दिख रहा है, वो तो क्या होगा? वही होगा जो बंगाल में हुआ। ये तो भला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि ये बदले वाली राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा ने तो बाकायदा चिट्ठी जारी करके कहा है कि अगर कोई भाजपा का झंडा लगा के गुंडागर्दी करते हुए दिखे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। और खबरें वहां से क्या आ रही हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए कांग्रेस अपना कार्यालय वापस ले आ पाई। हाँ, ये खबर, ये तस्वीर भी चल रही है। अब कल्पना कीजिए बंगाल कैसे चलता है। फिर दूसरा उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था, चूंकि सरकार आ रही है भाजपा की, तो जो भेड़ बकरी तृणमूल वाले गुंडे लेकर गए थे उसको लाठी डंडा लेकर चले आए। अब इन दोनों चीजों से आप समझिए ममता क्या कर रही। ममता बंगाल में आग लगाना चाहती है। ममता उन घुसपैठियों को, उन बांग्लादेशियों को, उन गलत तरीके से रह रहे लोगों को उत्तेजित करना चाहती। वो सड़क पर फिर से वही सब करना चाहती हैं जिसके लिए बंगाल बदनाम किया इन लोगों ने। बंगाल ऐसा कभी नहीं था। बंगाल की क्रांति, बंगाल की चेतना वो दूसरी तरह की थी। इसको आप नॉन सीरियस मत लीजिए। ये कह देना कि ठीक है आज 6 तारीख हो गई, कल तो विधानसभा खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या इतना भी सामान्य शिष्टाचार नहीं होगा कि जो महिला इतने लंबे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जाने क्या क्या नहीं, वो महिला कह रही मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी और टीवी पर ये बहस करनी पड़ रही है जो संविधान के और लीगल एक्सपर्ट है कि आखिर बताइए संविधान का 164 क्या कहता है। अरे भाई वो तो संविधान तो कहता ही कहता खत्म, अब उसकी व्याख्या हो रही। ममता बनर्जी एक टेलीविजन चैनल का एक एंकर तो लग रहा है उसके पक्ष में ममता के लिए जस्टिफिकेशन दे रहा हो।
एंकर से मैं फर्क नहीं उस पड़ता। एंकर मैं उस सब वोटे टेलीविजन का मतलब- जिक्र नहीं यहाँ पर करना चाहता। ये कहां से होके आए, भुक्तभोगी लग रहे हैं मुझे, क्या नहीं हुआ नहीं, जरा मैं आपके साथ? भुक्तभोगी नहीं, मैंने सुना, इसमें मैंने महत्वपूर्ण देखा, क्या है, इसको- किसी ने मैं भेजा, दूसरी बात मैंने ठीक कहा है, कि ठीक लगा है, कि यार anyway, ये तो एक बात विजय जी justification बोले। है। हाँ, विजय गुंडागर्दी की जस्टिफिकेशन है, हो मैं ये सकती कह है रहा क्या? हूँ, एक वजह थी उनकी कि वो अपने वर्कर को ये भरोसा दिलाएं कि भाई इस तरह से हुआ, गड़बड़ हो गई। लेकिन जो दूसरा इसका सीरियस रिपरकशन है वो ये है कि वो देश भर में या दुनिया भर में ये मैसेज देना चाहती है कि ये चुनाव ठीक से नहीं हुए। वो आप दो ना, वो ये इस्तीफा नहीं दूंगी क्या इस्तीफा है? नहीं दूंगा कि भाई आपने हराया ही बेईमानी से है तो फिर क्यों इस्तीफा देना है? चुनाव ही बेईमानी से हुआ। एक गजब मैसेज स्थिति है भाई, भाई। इस पे डिबेट हो रही है ना। आप बताइए, यदि नहीं, ये नहीं, घटना ये कल नहीं डिबेट- होती एक तो सेकंड आप केवल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सरकार कैसे बनेगी, इस पे डिबेट होती ना। अब आज तो आप संविधान के आर्टिकल 164 पर भी डिबेट कर रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है। नहीं, तो कल को वो कह देंगे मैं अपना दफ्तर खाली नहीं करूंगी, विजय जी, हाँ, मैं हो सचिवालय से सकता नहीं है, वो जाऊंगी। कह सकती हैं कि क्या विजय- कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उसका पर्पज ये है कि ये बनाया जाए माहौल कि चुनाव ईमानदारी से नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सरलीकरण है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरलीकरण किया जा रहा है और जानबूझ करके ममता बनर्जी को इस प्रकार के बात कर करके हम उसको कवर फायर दे रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र वो के महिला, खिलाफ मैं खड़े बार नेताओं बार को महिला पहचानिए। शब्द का प्रयोग करता हूं, वो महिला किसी के प्रति भी, क्या प्रधानमंत्री के प्रति भी आपने देखा प्रोटोकॉल का कभी फॉलो किया? क्या कभी भी प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल फॉलो किया? नहीं किया। वो एक अराजक महिला है। चलिए ठीक है, और इनके पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं। एक तो कल हमने आपको उनकी सांसद महुआ मोइत्रा का पोस्ट दिखाया था, उन्होंने कहा प्रदेश के लोगों ने भाजपा चाहिए थी, भाजपा की सरकार उनको मिल गई है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे। अब इनके एक और बड़े सीनियर सांसद हैं सौगत रॉय, इनफैक्ट लोकसभा में ही है ना, वो लोकसभा में सबसे सीनियर मेंबर्स में से अक्रॉस पार्टी। और इसको थोड़ा सा आप यू भी मेंशन कर दे, जब आपने महुआ जी का नाम लिया, वो दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, लेकिन बात एक ही कर रहे हैं। बात एक ही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है कि हम बंगाल की हार का विश्लेषण अभी करें, अभी वो वक्त नहीं आया है, लेकिन हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरा, सौगत रॉय कह रहे हैं कि भाजपा ने हिंदुओं को एकजुट कर लिया, ये बात भी ठीक है, वो ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे। विश्लेषण करने का समय अभी नहीं आया है, आस्ते आस्ते बात करने पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी था और बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन किया, दे आर एबल टू पोलराइज द वोटर्स, दैट्स अबाउट ऑल। तो वो तो बता रहे हैं कि वोट कैसे बीजेपी को मिला, भले ही वो उसको भी आरोप के तौर पर कहें कि पोलराइज कर लिया उन्होंने, लेकिन वोट से जीती। मोटी बात तो ये ना कि वोट से जीती बीजेपी। यहां तो ये कह रहे हैं कि वोट का मामला ही नहीं था। अब अभिषेक बनर्जी को दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा ये है कि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जो बात पहले एक बार कह दी गई है वो हमेशा ऑन रिकॉर्ड रहती है, क्योंकि कभी भी आप उसको झट से दोबारा निकाल के सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। अभिषेक बनर्जी का घोषित बयान है, इनफैक्ट जब ईवीएम बहुत हो रहा था तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, खड़े अंदर नहीं, मतलब पार्लियामेंट प्रोमाइसेस में उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, और जिसको लगता है की जा सकती है तो चुनाव आयोग ने कई बार बुलाया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप आइए। उन्होंने तो आपको ईवीएम देने का भी ऑफर किया कि हम देते हैं, आप इसके साथ जो भी जिस किसी भी टेक्निक से जो भी करके आप अगर ये प्रूव कर दें कि ये मैनिपुलेट हो सकती है तो हम मान लेंगे। तो उनको वहां जाना चाहिए, नहीं तो कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब ये जब उनका घोषित एक बयान हो तो अब कैसे कहें कि चोरी हुई है? तो अब एक एसआईआर। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ईवीएम बदली तो जा सकती है। तो ईवीएम बदली गई है, क्यों बदली गई है, कैसे बदली गई, प्रूफ क्या है? तो उन्होंने कहा कि पूरा दिन जो ईवीएम चलेगी, क्या उसकी बैटरी 90% हो सकती है? तो वहां सारी बैटरियां चार्ज पड़ी थी बिल्कुल ईवीएम की, तो इसलिए हमको लग रहा है। उन्होंने कहा 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच की सीसीटीवी फुटेज सारे पोलिंग बूथ की निकाल करके हमको दिखा दे। रिवर्स कर दिया उन्होंने पूरा मामला। फाल्टा का चुनाव इसलिए जो है दोबारा कराया जा रहा है विधानसभा का कि वो टीएमसी के से जुड़े लोगों ने वहां पर गुंडागर्दी की, ईवीएम पर टेप लगा दी बीजेपी सिंबल के आगे, और वहां पर घुस कर और जो लोग नहीं जा सकते थे अनधिकृत लोगों ने जाकर के वोट डलवाए। ये आरोप इलेक्शन कमीशन ने लगाए, और वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि 12 से 6 बजे के बीच में सारे पोलिंग बूथ पर मनमानी हो रही थी। सुनते हैं अभिषेक बनर्जी को। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं, जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है, दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है।
12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? क्या कह रहे हैं? इसलिए याद दिला रहा हूँ, हरियाणा में भी यही बात हुई थी। सेम कॉपी हो गई, कॉपी पेस्ट करते हैं ये। यही हरियाणा में कहा कि बैटरी इतनी चार्ज थी, इतनी नहीं चार्ज थी। उस वक्त भी चुनाव आयोग ने बहुत डिटेल में बताया था कि बैटरी कब बदलती है, बैटरी कब चार्ज रह जाए, बहुत डिटेल में बताया। लेकिन फिर से वही ये नया फॉर्मूला आ गया कि इतने % चार्ज है बैटरी तो गड़बड़ हो गई, इतने % चार्ज है तो नहीं गड़बड़ हो गई। और जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, 12 से 6 बजे तक जब लाठी डंडा लेके घूम रहे थे, जब कह रहे थे कि अभी हम बताएंगे, अभी 10 जन्म भी ले लेगा, एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया आके लड़ जाएगा, तो क्यों नहीं भैया 12:10 पे जाके शिकायत की? 12 से 6 तक आप सो रहे थे क्या? आप जो कह रहे हैं कि अब उसका सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और गजब की, मतलब देश में कैसे झूठ फैल जाए, अफवाह फैल जाए। 12 से 6 तक वो मॉनिटरिंग उसी जगह हो रही थी, स्क्रीन तो बदल नहीं गई थी, नहीं स्क्रीन बंद हो गई। और अगर स्क्रीन बंद हो गई थी तो 12 से 6 की ब्लैक की रिकॉर्डिंग इनको दिखानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ झूठ अफवाह फैलाने की कोशिश, सिर्फ और सिर्फ देश में ये कहने, अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, वो तो अमित शाह सब कुछ बैठे बैठे कर देते हैं। वो जो आजकल मीम चलता है ना कि एक कंप्यूटर पर अमित शाह बैठे हुए हैं, अच्छा सीट बढ़ा दो, तो अमित शाह ने ऐसे से किया, सीट बढ़ गई। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। और अगर ऐसे लोकतंत्र चलता तो भारतीय जनता पार्टी कुछ तो केरलम में, कुछ तो तमिलनाडु में कर ली होती ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि कर्नाटक की दोनों उपचुनाव सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। वो जीत जाती। अगर भारतीय जनता पार्टी को मैनेज करना होता तो कर्नाटक की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। कुछ नहीं, देश पर प्रभाव पड़ रहा है इन बातों का। नहीं, कुछ पड़ रहा है, कुछ नहीं। तमिलनाडु में हंग असेंबली हो जाता तो 10, 20, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी कर लेती तो आज बहुत ताकतवर हो जाती तमिलनाडु की राजनीति में। क्योंकि ये मतलब कब, कितने वर्षों से चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अब इस बात में कोई अर्थ नहीं बचा। विपक्ष ने इस बात को इतना ज्यादा इसके मतलब घिस घिस के मतलब इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया कि अब कोई इसको गंभीरता से लेता नहीं है। वही राहुल गांधी ने जो शुरुआत की थी उसी को ले जाकर अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद कहते हैं, उसी को उद्धव ठाकरे चुनाव हारने के बाद संजय राउत कहते हैं, उसी का जिक्र सुप्रिया सुले करने लगती है और उसका जिक्र आरजेडी के तेजस्वी यादव करने लगते हैं और ममता बनर्जी इस बात को लेकर कर रही है। तो चुनाव हार गए तो इनके पास बस एक सीधा सीधा कारण है, कह दो कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया, ईवीएम बदल दी गई, बैटरी इतनी ज्यादा क्यों चार्ज थी। अपनी हार मानने को तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि जनता भी अब इनके बेतुके तर्कों से त्रस्त हो चुकी है। जनता भी इनको बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। यह चुनाव लड़ना है, आप संगठन पे काम करो, चुनाव जीतो। केरल में आपको 60% वोट मिलता है, तब कांग्रेस को लगता नहीं कि ईवीएम हैक हो गई होगी, ईवीएम चेक हो गई होगी। कर्नाटक के 2 उपचुनाव आप जीत जाते हैं, दोनों के दोनों, तब आपको नहीं लगता कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ हुई होगी। तो अपन जब जीतते हैं तब बहुत अच्छा है ईवीएम, तब कोई मैनेज नहीं हो रहा, और चुनाव हार गए तो ईवीएम गड़बड़ हो रही है। मुझे लग रहा है कि अब जनता से बहुत गंभीरता से लेते हैं। शशि थरूर की बात आप लोगों ने नाम याद दिलाइए। पीएम ने जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो भारतीय जनता पार्टी का भव्य दिव्य कार्यालय है, जहां वो आते हैं जीतने के बाद या कम सीटें, वहां आके उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम वो सीट, कौन सी नांदेड़ थी या कौन सी सीट, हमने जीत ली है और वो सीट हार गए। मतलब आप जरा सोचिए कि पीएम जिसको आश्वस्त थे कि हम सीट जीत जाएंगे, उसको उन्होंने पब्लिकली कहा, अरे भाई आप लोग क्यों जनता का अपमान कर रहे हो? आप लोग रोज जनता का अपमान कर रहे हो। जो आपके साथ भी खड़ा हो वो कहेगा जब इनको सब जीता ही देना है तो छोड़ दो, फिर काहे कि इनको वोट करते हैं। हमको लगता है साइकोलॉजिकल वॉर में पूरी तरह से विपक्ष हार गया है। एक तो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ता, दूसरा मानसिक तौर पर ऊटपटांग हरकतें करते हुए जो उनके साथ लोग हैं वो भी उनके बगल से हट जाना चाहते हैं। शशि थरूर का आप लोग ने जिक्र किया, मैंने बयान सुना नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने प्रशंसा की है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की कोशिश की। सुनते हैं एक मिनट शशि थरूर को। Look, I think they have done a good job of Bengal and Assam, and that's partially because they are very, very good at conducting elections. They are professionally organized. They have strong organizational strength. They put a lot of resources, including financial resources, into their campaign. And there are things that all of us can learn from that. I would only hope that their message will be one of uniting Indians and not dividing them. ऐसा एक बार ये त्रिपाठी जी ने मुझे कहा एक बार कि कोई किसी कार्यक्रम में भाषण देने के लिए जाना है, तो मैंने कोई भाषण दिया नहीं था, तो मैंने फिर गूगल से पूछा भाषण कैसे देते हैं। तो एक क्लिप आई सर सामने, किसी बड़े पता लगा विश्व के बड़े विख्यात हैं पब्लिक स्पीकिंग करने वाले। मैंने उनसे पूछा भाषण कैसे देते हैं, तो उस वीडियो में ये था कि भाषण देने का पहला कदम है आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है, आपके पास कंटेंट क्या है, क्या मैं किस विषय पर बोलने जा रहा हूं, ये पहली बात है, तब तो आप कुछ बोल पाएंगे। तो यही सवाल खड़ा हो गया है ऑपोजिशन के सामने।
पहले तो ये पता हो कि हम हैं कहां और किस लिए खड़े हैं, हम इशू क्या है हमारा। आपने जो कहा उसको नहीं, एक लाइन लेकिन AI से पूछा था आपने, चैट जीपीटी पर पूछा था? अलग अलग है। नहीं हाँ, AI से AI से पूछा था। AI से अगर आपने ये सवाल पूछा है और वो ठीक से काम कर रही है तो उसको आपके वीडियो क्लिप्स देने चाहिए थे कि आप देखिए कैसे बोलते हैं। नहीं, लेकिन इनको पता है कि क्या बोलना है, मतलब ऑपोजिशन को पता है कि हमारा इशू क्या है, हम किन मुद्दों पे खड़े हैं, हम जनता के बीच जाएं क्या बोलने के लिए। अब उन्होंने क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ की बात की शशि थरूर ने, अरे वो भी बाद में आता है, ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास है कि नहीं, पहले तो ये मैं चुनाव में जनता को बताने क्या जा रहा हूं, क्या जा रहे हैं, असली मुद्दा वही है। तो वो खुद भी तो कंफ्यूज है ना, पहले उनको पता हो कि क्या मुद्दा है क्या नहीं है। और मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में इतनी सभ्यता या हम लोगों को इतना समझना चाहिए कि जो मैंडेट है, मैं रोजाना इस बात पर जोर देता हूँ कि मैंडेट को सम्मान करना चाहिए और फिर आगे लड़ाई, उससे आपका भरोसा बढ़ता है जनता का। भाई चुनाव सब लोग हारते हैं ना, चुनाव हारना जीतना मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई कमाल हो गया, जीत गए हैं तो बहुत कमाल हो गया। ममता बनर्जी 3 बार चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, आज जीती है तो कोई ऐसा वो नहीं हो गया। और सब जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है, सब लोग हार रहे हैं, सब लोग जीत रहे हैं। लेकिन क्या आपको क्लैरिटी है कि क्यों आप हारे? आप कहें कि भाई हम हार गए, हम ठीक करेंगे, व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे, ठीक बात करेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही होता है। और ऐसा तो नहीं है कि आखिरी बार जीत रहे हैं, आखिरी बार हार रहे हैं। विजय जी श्रीमती गांधी हार गई थी और अद्भुत तरीके से बाउंस बैक किया। भारतीय मैंने जिसे कहते हैं कि जनता पार्टी का आंतरिक कलह तो था ही, लेकिन श्रीमती गांधी ने इस देश का दौरा किया और वो हर गली, बिहार के गली मोहल्ले पर गई, उत्तर प्रदेश में गई, जनसभाओं को संबोधित किया, कीचड़ में जिसको कहते हैं ना उसमें वो चल करके गई। सभा याद कर लीजिए, मैं उसी बेलची की सभा को, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, पूरा माहौल बदल दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो नाराज माहौल बदल दिया। तो आप अभी राहुल गांधी कहीं नए राज्य में यात्रा निकाल देंगे। अरे राहुल गांधी, सर राहुल गांधी एक राज्य को कभी नहीं कहते कि ईवीएम हैक हो गई है। गुजरात के चुनाव को लेके आप देखिए, गुजरात के चुनाव है, कभी गुजरात पे राहुल गांधी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि ईवीएम हैक हुआ है। एक बात राज्य बता दीजिए, हर राज्य में कहते हैं। गुजरात में 17 सीटों पे आ गए राहुल गांधी, ये नहीं कहा कि यहाँ ईवीएम हैक हो गई। 26 में एक भी नहीं रह गई उनकी, तब भी नहीं। अरे आप वो छोड़िए, सबसे ज्यादा वोट जो एसआईआर में कटे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, आप ऑफहैंड एकदम मुझे याद नहीं तो बहुत ज्यादा वोट जो है तमिलनाडु में कटे सर। तमिलनाडु में एसआईआर में बहुत वोट कटे और वहां पर जो साथी चुनाव हार गया उनका, अरे वहां कहते हैं आपकी एसआईआर की वजह से हार गए, वहां तो नहीं कह रहे, वहां विजय जीत गया, वहां विजय को समर्थन देने में लग गए कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी वहां कह रहे हैं जब देना था समर्थन तब तय नहीं किया। सौरभ जी विजय जो बात कर रही थी, विजय लक्ष्मी जो बात कर रही थी, वही बात कर रही थी। विजय को जब समर्थन देना था पहले तब राहुल गांधी विजय की भी प्रशंसा किया है शशि थरूर ने और कहा कि देखिए वहां पर तो एसआईआर वगैरह का कोई, एसआईआर भी हुआ, बहुत नाम कटे, बट फिर भी चुनाव जो है वो बहुत शालीनता के साथ वहां पर लड़ा जो गया। आपने कहा था उसको थोड़ा और सरल कर देते हैं, लोगों को समझ में आ जाए। आप जैसे मान लीजिए तय करके चलते हैं कि सब अच्छा होगा, हमारा काम भी बढ़िया होगा, सब अच्छा होता चला जाता है, तो आप उसी के हिसाब से प्रिपेयर रहते हैं। आपको लग रहा है सब गड़बड़ ही होगा, घर से निकलते लड़खड़ा के गिर गए, गाड़ी गिर गई, जहां पहुंचे वहां गिर गए, जो आपने कहा कहीं गए तो डिलीवर क्या करना है। अगर ये सब लोग मन बनाकर बैठे हैं हम हारेंगे तो क्या क्या बहाने। अरे एक सेकंड सर, ये तस्वीर आ रही है मेरे ख्याल से, ये पट्टे की अदला बदली हो गई है कांग्रेस और विजय के बीच में, समर्थन ऑफिशियल हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया है विजय को, 5 विधायक इनके जीत करके आए हैं, ये ऑफिशियली डीएमके अलायंस का हिस्सा है, अब से नहीं बहुत सालों से। और नतीजे आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर को धोखा दिया है, ये डीएमके के शब्द हैं कि इन्होंने विश्वासघात किया है हमारे साथ, और नतीजा आते ही ये विजय के साथ चल पड़े हैं। अब या तो उनको भविष्य दिख रहा है कि आगे विजय की राजनीति चलने वाली है। मुझे लगता है भाजपा अगर नहीं कर रही तो ये राजनीति में होता रहता, या वो अगर भाजपा करती तो अनैतिक था, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये है कि या दोनों के दिल यही चाह रहे हैं, विजय भी यही चाह रहे हैं, लेकिन उनका 5 से काम बनेगा नहीं, क्योंकि विजय 2 सीट से जीत करके आए, इनके 107 108 हैं, इनको चाहिए 118। हाँ, 118 चाहिए। फिर विजय 2 सीट से जीते हैं, एक जगह वहां बाई इलेक्शन होगा, स्पीकर भी इनका होगा, स्पीकर वोट डाल नहीं सकता, 10 चाहिए तो इनको 12 वोट चाहिए। अब फिर आपको मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि आप तो सर गुरुजी आपने उल्टा पुल्टा लगा दिया। देखिए विजय मजेदार बात बताई जा रही है सर मुझे, सुबह डीएमके वाले भी विजय के घर आए हुए थे। मैं एक चीज बताइए, चर्च चाहे चर्च का पसंदीदा तो कांग्रेस पार्टी ही है ना, और विजय के साथ क्यों नहीं चाहेगी चर्च की कांग्रेस पार्टी साथ जाए, कोई और पार्टी जाए? तो कोई अदृश्य ताकतें भी काम कर रही हैं मद्रास में आज के समय, इस समय
हमको इससे भी, मैं तो इससे इनकार नहीं करता। आप लोग कहेंगे कि ये समझ रहे हैं आप उल्टा कहाँ जा पूजा आप खोज लेते हैं। लेकिन सही बात कह रहे हैं, बीजेपी बहुत कोशिश कर चुकी थी इस वक्त पहले चुनाव से पहले, मैंने मना नहीं साथ किया, रहने के लिए। मैंने नहीं, मना मैं नहीं जानकारी के किया। तौर पर बता रहा हूँ थोड़ा आपको। सा सर, अगर जोसेफ क्रिश्चियन हो के भी हिंदू मेजॉरिटी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा रहे हैं, तो हम लोग उसकी बात कर सकते हैं, कांग्रेस क्या करती है, क्रिश्चियन कहाँ है, मुस्लिम कहाँ है, हिंदू कहाँ है, लेकिन अंत में तो मैंडेट आया ना द्रविड़ियन राजनीति के खिलाफ। मैंने जोसेफ पर नहीं टिप्पणी की, मैंने कांग्रेस पर टिप्पणी की और कांग्रेस ठीक है की डोर कहां होती है उस पर टिप्पणी की। अभी देखिए, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले थे, तस्वीर पहले आ गई। बात चर्चा ये चल रही थी कि एआईएडीएमके के अंदर भी बहुत दबाव है। इनफैक्ट एक गुट पूरा 30 विधायकों के करीब का टूटने के लिए तैयार बैठा है कि समर्थन दो, क्योंकि वो उनको भी विपक्ष में रहते हैं, 5 साल हो गए, वो चाहते हैं हम सत्ता के हिस्सेदार बने। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करते, कांग्रेस पार्टी ने जाके समर्थन दे दिया। तमिलनाडु की सियासत में चुनावों के बाद जबरदस्त अदला बदली पलटा पलटी का खेल चल रहा है। ये तस्वीर अभी अभी आई। कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मली समर्थन दे दिया है अपने 5 विधायकों का, विजय को। एक्टर विजय अब मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उनको 10-12 लोगों की जरूरत थी, लेकिन आए हैं उनके चुन करके 107, तो उनको अभी कम से कम एक कंफर्टेबल रहने के लिए 120 तो मिनिमम चाहिए। 117 118 लोगों की, वहां 118 की जरूरत पड़ती है, तो वो 120 तक जाना चाहेंगे, लेकिन यहां से 5 मिलते हैं उनको, और उनको अभी भी 7-8 लोगों की जरूरत और पड़ेगी, तो वो कहां से आएंगे। और कांग्रेस को टीवीके ने क्यों चुना? खबर ये कि बताई जा रही है कि टीवीके ने, मतलब विजय ने ऑफिशियली फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए, चिट्ठी लिखी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कि आप हमें समर्थन दीजिए। इसके बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दे दिया है। अब एक इंटरेस्टिंग जो चिट्ठी मेरे पास आई है, वो एआईसीसी इंचार्ज तमिलनाडु की है, जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके कांग्रेस पार्टी की। किस लिए दिया है इन्होंने समर्थन? तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस अलायंस विल बी फाउंडेड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अप्रोप्रिएट शेयर। शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएमके शेयर नहीं देती थी कांग्रेस को, मंत्री पद में जगह नहीं देती थी, सीटें भी कम लड़ने के लिए देती थी। सो इट इज फाउंडेड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अप्रोप्रिएट शेयर्ड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा इसमें ये लिखा है कि आर सपोर्ट विल बी कंडीशनल अपॉन द टीवीके कीपिंग आउट फ्रॉम दिस अलायंस एनी कम्युनल फोर्सेस दैट डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको पढ़िए कि हम इस अलायंस में इसलिए आए हैं ताकि एआईएडीएमके इसमें ना आ सके। बीजेपी को तो वो सीधे सीधे लेते भी नहीं, एआईएडीएमके इसमें ना आ सके। एक बात आप बताएं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ही इस अलायंस के सबसे बड़े खिलाफ थे। अच्छा, महत्वपूर्ण बात। अच्छा, ये अलायंस हुआ इसलिए नहीं क्योंकि जो तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि डीएमके के साथ ही हम चलें, डीएमके की सरकार आए। और उन्होंने लेकिन मतलब अध्यक्ष की बात कर रही है, अध्यक्ष की चिट्ठी पढ़ी है ना, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कन्विंस किया इस बात के लिए। नहीं तो सर, बदलने का हक सिर्फ राहुल गांधी को थोड़ी ना। नहीं, सबको। मैं राहुल जी भी तो ममता जी का विरोध कर रहे थे, उनके साथ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि तमिलनाडु के अध्यक्ष जो है उसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। ठीक है, लेकिन इतना तो है ना द्रविड़ियन राजनीति। मैं इस पे इतना समझना ही चाह रहा हूं कि वो जो एआईएडीएमके के 30 विधायक जाना चाहते थे और दबाव बना रहे थे कि हम समर्थन दे देंगे, अगर आप नहीं गए तो हम टूट के चले जाएंगे, ये खबर सुबह से चल रही थी ना। विजय ने कांग्रेस को क्यों चुना है? एआईएडीएमके 51 विधायक हैं, उन्होंने बताया। एक बड़े ब्लॉक को अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये छोटे छोटे दलों को, कांग्रेस भी छोटा ही दल है वहां पर, उनके साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, विजय की राजनीति बड़ी स्पष्ट है। विजय किसी को अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो थोड़ा सा रह गया है, अगर हम सरकार चला लेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। विजय की तैयारी इसी चीज की है कि पूरी तरह से जो ट्रेडिशनल अभी तक के पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से आउट करें, और उसमें कांग्रेस को तो सबसे पहले आउट करना है, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी, अच्छा कमाल की बात यही है तो कांग्रेस के नेतृत्व की क्या कहें समझ है, सोच है कि जिस डीएमके ने उनको हमेशा लतिया के रखा, बेइज्जत करते रहे, किसी भी तरह से कोई हिस्सा नहीं दिया, उसके साथ वो खड़े रहते हैं। विजय को बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि जैसे किसी का प्राण एकदम निकलने वाला हो तो उसको तो कुछ भी मिल जाएगा, तो वो भागे हुए आ रहे हैं। और छोटे छोटे ब्लॉक रहेंगे तो विजय के लिए आसानी होगी, उनको कुछ कुछ दे के और अपने साथ रखे रहेंगे, कोई एजेंडा दूसरे का नहीं चलेगा। राहुल गांधी कल शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु जाएंगे शामिल होने के लिए। विजय का जो बयान चुनाव के पहले जब आया था, उनसे कहा गया था कि आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता नहीं आप गठबंधन में लेते तो आपको बेहतर रहता है, आप अकेले कैसे सरकार बनाओ पाओगे? तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। विजय ने कहा था कि कांग्रेस वैचारिक मतलब मेरी जो विचारधारा है, जो राजनीति को पसंद करता हूं, वो मैं अपने आप को कांग्रेस से करीब पाता हूं, और मैंने कांग्रेस को गठबंधन के लिए प्रस्ताव दिया था।
तो नेशनल अलायंस तो विजय के साथ कांग्रेस का ही और इसलिए उसने 5 विधायक के होने के बाद भी कांग्रेस को आप समर्थन दीजिए और कांग्रेस से कहा कि मैं आपको सत्ता में लूंगा। राहुल गांधी ने सबसे पहले बधाई फोन करके विजय को दी थी चुनाव जीतने के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि विजय को भी लगता है कि भाई मुझे लंबी राजनीति करना है और मेरी विचारधारा में जिस विचारधारा से आता हूं, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता हूं, मैं अल्पसंख्यों को लेकर साथ में बाकी लेकिन 10-12 लोग आ जाएंगे इनके साथ। आगे ना सीपीआई सीपीएम ने समर्थन दे दिया, उनके 4 एमएलए हैं। अब सवाल ये क्या ये डीएमके के साथ विश्वासघात नहीं है? एक बात बोलिए, ये आज ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये जो 5 विधायकों का समर्थन दिया है, क्या ये डीएमके के साथ अलायंस में रहे बगैर आ जाते जीत के? अगर डीएमके के साथ ये ना होते तो क्या ये 5 विधायक जीतते? सवाल ही नहीं। एक सवाल। दूसरा, लोकसभा में 9 सांसद तमिलनाडु से आए हैं कांग्रेस पार्टी की जीत करके 2024 में। जो 99 थे उनमें से 9 तमिलनाडु के थे। क्या वो 9 जीत जाते अगर डीएमके साथ में नहीं होती? लोकसभा के इलेक्शन में एक राज्य से 9 एमपी आना कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी के लिए जिस हाल में वो चल रही है, क्या वो डीएमके की बदौलत नहीं आए थे? तो क्या ये है विश्वासघात? ये नहीं है, डीएमके कह रही है ये। मैं आपको 2 बयान सुना देता हूं। संजय राउत जी की बाइट नहीं मिल जाएगी जिसमें वो बताएं कि हमारे साथ गठजोड़ में लड़े थे, बाद में दूसरे के साथ सरकार बना ली। महाराष्ट्र में भाजपा के ऊपर बड़े आरोप लगे थे। टीवी पे ढेर सारे विश्लेषक भी कहते थे, कह रहे ये कोई बात हुई, प्री पोल अलायंस जो नहीं है वो कैसे पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? तो भाई या तो नियम बन जाए या नैतिकता के सारे पैमाने एक जैसे रहेंगे। कांग्रेस ने, अगर, मैं तो इसे गलत नहीं मानता भाई, ठीक है पार्टी है, 5 के 5 विधायक कब वो टीवीके में चले जाएंगे इसका भी कोई बहुत भरोसा मत रखिए, इसको भी समझिए। लेकिन या तो आप एक पैमाना तय कीजिए, वो भाजपा पे भी लागू होगा, कांग्रेस पे भी लागू होगा, दूसरे दलों पे भी लागू होगा। वरना कांग्रेस उदरस्त कर ले 6 के 6 विधायक, बसपा पूरी बसपा खा जाए, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय जनता दल सारे एएमआईएम खा जाए, कोई बात नहीं। कांग्रेस अभी डीएमके के साथ चले, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं कोई आ जाए, नैतिकता का सवाल है भाई। और ये आम आदमी पार्टी अभी गए हैं तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि राज्यसभा बंगाल में तो कुछ नहीं होगा, मतलब लोग पूछ रहे हैं तो। अच्छा चले, कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहे देश के चिदम्बरम जी, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, उनका कहना है कि राजनीति में बड़ी सामान्य सी चीज है, कई बार तो जो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो भी एक हो जाते हैं। तो हम तो खैर उस सेंस में मेन तो लड़ाई जो थी टीवी की और कांग्रेस की थी, तो हम अगर जा रहे हैं इनके साथ तो क्या बुराई है? The TVK has got 108 seats. So clearly the people of Tamil Nadu want a formation to be headed by the TVK. And it's now incumbent upon the TVK to put together a workable majority. And they have reached out to us formally. They reached out to the Congress party formally. They've written a letter. And that letter has been taken into cognizance. And it has been discussed in all appropriate forums of the party. And unanimously, the Congress party has decided to support a government headed by the TVK, because we believe that the people of Tamil Nadu want to change. But this is not unusual. People contest separately in elections, and post-elections, if the verdict is not absolutely clear with a majority for one political formation, other political formations which have fought elections against each other come together. इन्होंने अंग्रेजी में बात कही तो कितनी भली सी लग रही है ना कि तो बड़ी सामान्य सी बात है, लोग अलग चुनाव लड़ते हैं, चुनावों के बाद साथ आ जाते हैं। हिंदी में सोच के देखिए, लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें और बाद में एक साथ हो जाएं, सामान्य बात है, इसमें क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है इससे? डीएमके को पड़ता है लेकिन फर्क, डीएमके नाराज ही नहीं है, नाराजगी जता रही है। उन्होंने कहा ये विश्वासघात है, पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। बयान सुना दीजिए। कांग्रेस has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. We called that the backstabbers who, before even the ink on which the returning officer has signed the victory certificates, the Congress has decided to flip sides and support the TVK, and the reasons cited by them aren't convincing. They say they want to keep the BJP and the RSS at bay, and that is why this call should be made. And the important aspect is Mr. Vijay has never once spoken against the BJP or the RSS. And even now, when the elections were over and TVK got good results, they did not thank the voters. They did not thank the constituents. They did not thank the party workers. The first tweet thanking was to Prime Minister Modi. ये तो वो कह रहे हैं ये पीठ में छुरा भोंकने जैसा है डीएमके। अब देखिए डीएमके इस बात को कितना बढ़ाती है। इंडिया गठबंधन से में तो अभी डीएमके है ही ना, कांग्रेस भी है, तो अब ये कैसे एक साथ बैठेंगे?
कांग्रेस के समर्थन देने के बाद लेकिन एआईएडीएमके के चीफ जो हैं एडापडी पलनीस्वामी, इनका गेम गड़बड़ा गया। खबर यह थी कि पार्टी के 2/3 विधायक विजय की सरकार को समर्थन देना चाहते थे और पलनीस्वामी ने 30 से ज्यादा विधायकों के साथ विजय को समर्थन देने के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है वहां एआईएडीएमके के जाने की कोई संभावना है क्या? और वैसे अगर एआईएडीएमके जाती, कांग्रेस को अलग कर दें एक मिनट, अगर विजय एआईएडीएमके का समर्थन लेते तो इसमें एआईएडीएमके को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती और बीजेपी उसमें नहीं भी होती तो भी वो खुश रहती कि हमारे इन्फ्लुएंस जोन में कहीं विजय आ जाएंगे। लेकिन वो काम भी नहीं हो रहा है। तो विजय ने अपना पक्ष बड़ा साफ साफ क्लियर चुन लिया है। अब जहां कांग्रेस है मतलब वो एंटी बीजेपी है, तो विजय ने अपनी साइड तमिलनाडु में चुन ली है। सर गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। और उन्होंने बहुत खुले तौर पर, देखिए गठबंधन होने, चुनाव से पहले भी गठबंधन में वो एआईडीएम के साथ भी गठबंधन में जाने से उनको कोई परहेज नहीं था, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और एआईडीएम के जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी इस चुनाव के दरमियान। उनको लगता था कि 3-4% का हमें वोटों का अंतर है डीएमके से, और विजय वो कमाल नहीं दिखाएंगे। हो सकता है 23-24% वोट लेकर के आए तो विजय जो है वो एंटी इनकम्बेंसी में डीएमके के वोट को ज़्यादा काटेंगे, इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ज़्यादा मुफीद लगता है। तो हुआ एकदम उल्टा ही हो गया कि अकेले जो है वो विजय इतना बड़ा मैंडेट लेकर के अपने लिए आ गए। आने वाले दिनों में भी लगता है कि मुझे दिलचस्प आने वाले दिनों में लड़ाई दिख रही है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए हैं, कोई छोटा वादा नहीं किया है। अभी 64,000 करोड़ जो है वो पॉकेट से निकालना पड़ता है, स्टेट ट्रेजरी से निकालना पड़ता है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम है जिसमें आप टेलीविजन बांटते हैं, लैपटॉप बांट देते हैं। अब जाकर के वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो जाएगा। जो उन्होंने अपने बजट में उन्होंने बताया है कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि ये 34,000 करोड़ या 36,000 करोड़ रुपया जो है वो या तो वो वहीं से उगाहेंगे। भाई इस सब में भी अगर मान लीजिए बीजेपी साथ होती तो मदद भी कर सकती थी। मैंने अब तो शुरू में मुमकिन कहा नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी देता कौन है? पंजाब में केजरीवाल दे दिया कि भगवंत मान ने जो महिला दिल्ली में दे दिया बीजेपी ने? दिल्ली में बीजेपी ने दिया, महाराष्ट्र में कटौती कम कर दी। जो खैर एनीवे वो तो आगे की बात है। वो तो देता है सर आप लोग चुनाव जीत गए, 5 आप साल एक बाद बार भी नहीं देखेंगे कह रहे हैं कि चुनाव बड़े के गंभीर हो रहे हैं ये लोग, सर बड़े सीरियस हो रहे हैं। मैंने बोला तो आप मेरे को बोलने लगे थे। मैं तो इसलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि आपने क्रिश्चियन वाली बात की थी सौरभ, मैंने इसलिए कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए क्योंकि वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करके आए हैं, तो उनको लगेगा कि वो बाकी कांग्रेस के साथ चले गए। ऑल्टरनेट क्या बचा उसमें? सोना लेके घूम रहे हैं कि देंगे, अब उसके बाद सोना देना है उनको, सोना देने की बात। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं मैं। हमारे प्रोफेसर साहब, जो पार्टी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करती हो राष्ट्रीय स्तर पर और 1,500 को 3,000 की देने की बात करते हो, अभी बात हो रही थी फिर वही बात होगी, सीरियसली नहीं लेते। प्रोफेसर साहब ने इसमें क्रिश्चियन एंगल जोड़ा कि क्या कहीं पावर्स दैट कैन नॉट बी नेम्ड, देयर इज इनविजिबल पावर ऑफ द चर्च व्हिच इज वर्किंग। चर्च की पावर तो नहीं है इस गठबंधन के पीछे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, विजय क्रिश्चियन है बट विजय क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं है। मैं नहीं जानता था ये बात। विजय क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं है। हमारे ऑफिस में एक सीनियर कोलीग है, तमिलनाडु से आते हैं, मुझे इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। इनके फादर और इनकी मदर दोनों ब्राह्मण है। और इनके फादर जो थे जब ये बहुत छोटे थे, 1-2 साल के, तभी वो गुजर गए थे। बट इनके पेरेंट्स दोनों ब्राह्मण फैमिली में थे, जन्मे थे, तो ये भी एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मे। इनकी मदर ने दूसरी शादी की और उन्होंने जिनसे शादी की वो साहब क्रिश्चियन थे। सो उन्होंने विजय को, फिर उन्होंने पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वी विल रेज विजय एज अ क्रिश्चियन। कट्टर क्रिश्चियन थे। सो ही इज नॉट क्रिश्चियन बाय बर्थ। ये भी इंटरेस्टिंग है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है ये भी। लेकिन जानकारी के तौर पर आप देखिए कि वो गए कहाँ, कुछ को जलाने का मौका मिल गया, कुछ को नहीं मिला। बात ये है सौरभ गए कहाँ? अब वो सब भूल जाइए जो आप लोग कल कह रहे थे ना, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स का ऑल्टरनेट विजन मिल गया है। कोई ऑल्टरनेट नहीं सर, वही है। सौरभ वो गलत कह रहा हूं? सौरभ वो गए कहाँ? चर्च के बाहर ही तो निकल रहे हैं। सौरभ वो चर्च गए, दरगाह गए, मंदिर नहीं गए। मंदिर भी गए,
नहीं गए। सर अब आप कह रहे हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ थी, कुछ लोग तब भी ये तर्क देते हैं कि देखो एक नेशनल पार्टी तो साथ में है ना, अच्छी बात है, डीएमके के साथ है, लेकिन कांग्रेस को चुन रहे हैं, उसकी वजह ये है ना कि भाई द्रविडियन पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं। अभी तो उनको जरूरत है सरकार बनाने के लिए, तो वो कितना कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा मैंडेट जो है वो द्रविड़ पॉलिटिक्स के खिलाफ है। मुझे तो इस मैंडेट में कोई आइडियोलॉजी नजर ही नहीं आती सर। विजय की आइडियोलॉजी है क्या? ये आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन द्रविड़ आइडियोलॉजी तो चल रही थी ना, उसके खिलाफ हारी है ना। हाँ, वो तो हारी है। द्रविडियन आइडियोलॉजी हारी है। थोड़ा सा और कह दूं, विजय की जीत जिस तरह से हुई है उसको समझना या कहें कि उसको उस तरह से देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक यूथ लीडर, एक सुपरस्टार जो द्रविडियन राजनीति से पूरी तरह से परेशान तमिलनाडु था, उसको विकल्प के तौर पर हाँ, देखा। जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले थे, अन्नामलाई हाँ, अन्नामलाई ना, एडीएमके के साथ हाँ, एडीएमके के साथ ना, तो कैसे विकल्प होगा? आप कह रहे हैं कि ये डीएम की द्रविड़ आइडियोलॉजी की हार है। मैं नहीं मानता, ये केवल स्टार पावर की जीत में मानता हूं। बस वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उनको जब वोट लेने होंगे अगले 5 साल के बाद जब ये चुनाव लड़ेंगे, तब तो काम पे और आइडियोलॉजी पे मांगने पड़ेंगे ना वोट। अभी तो डीएमके का भ्रष्टाचार दिखा के वोट मांगने थे केवल। लेकिन ये उस वक्त बताना पड़ेगा कि मैं कहां खड़ा हूं, हिंदी पे कहां खड़ा हूं, हिंदू पे कहां खड़ा हूं, सनातन पे कहां खड़ा हूं। भाई तो आप ये मानेंगे ना कि वो सनातन को गाली देने वाले लोग जो सनातन को मानने वाले थे, उनको लगा कि विकल्प है। अभी कह थोड़ा वक्त रुक जाइए। हाँ ठीक है, तो आगे चलेंगे, लेकिन आज तो ये मानिए, आज की बात है। लेकिन सनातन को जो गाली दे रहा था उसके विकल्प के रूप में विजय को देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा उन्होंने। तो अगर कि जो हिंदुत्व की बात करती है, मैं इसको और थोड़ा सा समझा देता हूं, बड़ा अच्छा है। केरलम में जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो जो देखता था वो कम्युनिस्ट के विरोध में कांग्रेस को दे देता था। मेरा लेकिन अब 20% 30% वोट मिल रहा है। सौरभ मेरा 3 सीटें आप जीत रहे हो 27 में से, ऐसा भी नहीं कि 10 सीटें जीत जाओ, कम से कम 20% वोट ले लो, ऐसी भी स्थिति नहीं है। नहीं है, वोट है ना, आप उनको पे आगे देखिए। प्रोफेसर साहब, सौरभ मेरा डर सिर्फ एक है, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर राजशेखर रेड्डी के आने के पश्चात क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन अभियान में बहुत पेस आया 5 साल उनके, वही मुझे डर सता रहा है तमिलनाडु के अंदर। आप मत भूलिए कि ईस्ट कोस्ट रोड जो है वो सारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों से पटे पड़े हैं तमिलनाडु के अंदर। तो आने वाले दिनों में क्या वो कन्वर्जन का अभियान बढ़ेगा, ये मेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो डीनेशनलाइजेशन ऑफ द केवल हमें रुचि विजय की जीत, एस्पिरेशन की जीत है, एंटी द्रविडियन जीत है। अभी उसको देखें, आगे जो होगा उस पर बात करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। वरना सारे हिंदू मिलकर एक क्रिश्चियन को ऐसे थोड़ा, वो विजय की आइडेंटिटी पे कर रहे हैं, क्रिश्चियन आइडेंटिटी पे थोड़ी जिता रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी में आज एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें राहुल गांधी भी रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जो हैं संगठन महामंत्री, उनके वो भी वहां पर थे। और खबर आ रही है कि इसमें तमिलनाडु में जो हो गया वो तो हो ही गया, केरल पर भी जो है उसमें बातचीत हुई है। तो केरल की बात आपसे अब कर लेते हैं हम। केरल में सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सवाल है। अब इस रेस में 3 नाम चल रहे हैं। विपक्ष के नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, जो जब ऑपोजिशन में वो थी, तो वो हैं वीडी सतीशन जी, ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने यूडीएफ को 5 साल के मुश्किल दौर में पायलट किया है, अब जीत का श्रेय इनको मिलेगा लोकल लेवल पे। ये सबसे आगे माने जाते हैं। दूसरे केसी वेणुगोपाल साहब, ये 7 साल से केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, संगठन महामंत्री हैं, लेकिन दिल इनका केरल में लगता है। तो और राहुल गांधी के करीबी हैं, तो अगर ये चाहें तो क्या राहुल गांधी इनको मौका दिलवाएंगे, देंगे। और तीसरे हैं रमेश चेन्नीतला, ये तीसरी पसंद है। रमेश चेन्नीतला के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, सब सांसद हैं। रमेश चेन्नीतला सबसे मजबूत लीडर सांसद है, कांग्रेस के सबसे मजबूत लीडर हैं। कांग्रेस को डुबाने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी, मजबूत बताया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को डुबाने में सबसे बड़ी भूमिका थी वहां के सबसे। सर केसी वेणुगोपाल से ज्यादा कोई पावरफुल है क्या कांग्रेस में? केसी वेणुगोपाल आज के समय में नहीं है, और केसी वेणुगोपाल के साथ राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के जो कांग्रेस लीडर है वो भी साथ में है कि वो जाए वहां। सब चाहते हैं कि जाए, ये बात भी सही है। लेकिन ये भी बात है कि यदि केसी वेणुगोपाल यदि केरला जाते हैं तो केरला कांग्रेस के अंदर आज नहीं तो कल सर मुंडन और विस्फोट जरूर होगा। कौन जाते हैं? केसी। देखिए कांग्रेस की केरल में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वा देते, जैसे अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जब जो मैंडेट मिला है, तो उसको बड़ा लंबा दूर का सोच के चलना पड़ेगा बीजेपी को। वो केवल अभी 2-5 साल की राजनीति के हिसाब से सोच के नहीं चल रही भाजपा, लंबा सोच करके कौन आदमी हो सकता है। टीएमसी भी अभी खत्म करनी है उनको, मतलब उसकी जड़ें खत्म करनी है, सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज हैं, कौन चला सकता है जिसको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव भी हो। तो एक नाम निकल के आ रहा है, हिसाब से शुभेंदु अधिकारी बन जाएंगे। केरल
केरल में 10 साल से बाहर है कांग्रेस पार्टी, और ये बहुत रेयर घटना है वहां की राजनीति की। 10 साल ऑपोजिशन का मतलब है कांग्रेस को इन 5 साल में बहुत रीबिल्डिंग करनी है, और उसको एक चेहरा चाहिए, ऐसा चेहरा जो लंबे वक्त का चेहरा हो। इससे पहले आप कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का नाम याद कीजिए, आपको कौन सा नाम याद आता है? उमन चांडी के अलावा मुझे कोई दूसरा नाम याद नहीं आता जो रहे थे। वही पुरानी बात हो गई, और पुरानी बात, बहुत बुजुर्ग हो गए वो। उससे भी पहले उमन चांडी से भी पहले। उनको एक फ्रेश फेस चाहिए केरल में देने के लिए। सबसे ज्यादा तो वो कौन हो सकता है? सतीशन मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन सतीशन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, विपक्ष में वो रहे, लेकिन ऐसा तो राजस्थान में भी हुआ था। नहीं, लेकिन ये देखिए सर, बहुत पहले राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया था। तो वहां सर, वहां केरल के पास कौन सा मानेसर है? नहीं सर, देखो केरल में जो भी केरल में तो सभी जगह अच्छे केरल में जो भी सीएम केरल में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो विधायकों में से बनेगा। किसी भी सांसद को लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया था। 3 सांसद लोकसभा के लिए बोल रहे थे। केसी वेणुगोपाल को अगर बनाना होता तो विधानसभा चुनाव लड़वाते। आप में से कितनों को लगता है केसी बनेंगे? आपने कहा नहीं बनेंगे। 100% नहीं बनेंगे। केसी वेणुगोपाल बनेंगे, अध्यक्ष नहीं बनेंगे। आपको लगता है? सतीशन बनना चाहिए। आप बताइए। लक्षण केसी के कम है, और चेनी थला की दावेदारी अभी भी मजबूत है, भले ही वो सतीशन से 8 साल बड़े हैं। अब एक पत्रकार को मैं देख रहा था, उनको पढ़ रहा था, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कभी ये काम नहीं किया कि अपनी पसंद के व्यक्ति को, मतलब ऐसा वो दावा किया उन्होंने, मेरी तरफ में एकदम घूर के देखिएगा, ये अपनी पसंद के आदमी को चीफ मिनिस्टर लगा दो, ऐसे काम राहुल गांधी नहीं करते। पत्रकार कहाँ बनाया उनको, क्या नाम है, शिव कुमार, डीके शिव कुमार को भी नहीं बनाया, सचिन पायलट को भी नहीं बनाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका और राहुल की प्रियंका जी कर देती, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नहीं बनाया। देखिए आप मानिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया, सचिन को नहीं बनाया, सचिन पायलट तो मानते हैं। विजय जी, किसी ने ये भी कहा कि जब राहुल जी पार्टी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात, प्रतिनिधित्व कर के लोगों को नहीं बनाते, भले पार्टी टूटी हो, नुकसान हुआ हो। विजय जी, किसी ने ये भी कहा कि जब राहुल जी संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे थे केरल से, तो पार्टी हार गई। प्रियंका जी प्रतिनिधित्व कर रही थी, देखिए पार्टी वहां जीत गई। सर आप जान नहीं, लेकिन गलत नहीं, राहुल जी इस चुनाव को देख रहे थे। प्रोफेसर साहब जो कर रहे हैं इसको समझिए, ये वो कर रहे हैं जो पहले से ये आग धधक रही है, उसमें ये और लाके घी डाल रहे हैं। उलट है, राहुल प्रियंका के बीच के झगड़ा करा। नहीं, प्रियंका उलट नहीं, लेकिन प्रियंका जी असम का चुनाव देख रही थी, कांग्रेस वहां हार गई। वीडी सतीशन के नाम पर आप लोग कह रहे हैं कि सहमति बन ज्यादा संभावना। वीडी सतीशन लीडर ऑफ अपोजिशन है वहां के, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बात नहीं कर रहे आप, जो उधार के सीएम हैं उन पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी में होता क्या है ना, निर्णय से पहले गुट बने होते हैं, फिर वो गुट जो है जोर आजमाइश करते हैं, फिर उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं दिल्ली में बात करने के लिए। आज अभी तक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के क्लोज नेता जो है वो दिल्ली के टिकट कटाए बैठते हैं। तो वहां अभी ये ना हो कि इसका मुकदमा भी जो है फिर यहाँ लड़ा जा रहा है। प्रोफेसर साहब के चलते मुझे याद आया, किसने कहा, आपने कहा कि किसी ने लिखा कि राहुल जी की पसंद के नहीं बनते हैं। किसी भी राज्य में प्रियंका जी का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये राहुल जी की पॉलिसी नहीं, वो छोड़ता नहीं है, फिर वो जगह ही नहीं, ये लग रहा है ना ऐसा। अब पता करना पड़ेगा प्रियंका जी के नजदीक कौन है, सतीश। आपको असम का एक मैं बात कर लेते हैं। हमने चुनावी राज्यों में तमिलनाडु की चर्चा कर ली, केरल की चर्चा कर ली, असम में ऐसा कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को ही बनना है, और वो इतनी ब्रूट मेजॉरिटी उनके पास आई है कि, और वहाँ कोई गुटबाजी जैसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले जाके गले लगे थे सर्बानंद सोनोवाल की, तो उनको कोई चैलेंज ही नहीं है वहाँ पर। तो खबर क्या है? खबर यह है कि 12 मई को मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और वहाँ उन्होंने एक बात ये कही कि मुझे जो वोट मिला है वो सब हिंदुओं का वोट मिला है, ये ठीक है बात। फिर उन्होंने कहा कि मुझे असमिया मुसलमानों का भी वोट मिला है, ये नई बात थी, क्योंकि वो मियाँ मियाँ जितना किया उन्होंने, तो मियाँ को वो कहते हैं कि मैं बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कहता हूँ। उन्होंने कहा असमिया मुसलमान इससे अलग है, और असमिया मुसलमान मेरे साथ था। आपने बोला है कि हम 21 सीटें आएंगे और एग्जैक्ट नंबर वही है, इतना कॉन्फिडेंट कैसे थे आप, और सेम रिपीट किया आपने? देखिए, हिंदू जितना जिता सकता था हमें पूरा जिता दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस था कि हिंदू कम्युनिटी एंड असमीज मुस्लिम विल वोट फॉर अस। तो और मुझको लगते थे कि पूरा हमें वोट डालेगा, तो जितना लोग कर सकते थे पूरा एक्सट्रीम लेवल में जाके कर दिए हैं। ऐसे बयान जब आते हैं ना, मतलब हमारे यहाँ तलवारें खिंच जाती हैं कि बीजेपी को मुसलमान वोट कैसे मिल सकता है, लेकिन वो खुद ही दावा कर रहे हैं मिला है मुझे। नहीं, इतना बड़ा प्रचंड जीत अगर भारतीय जनता पार्टी को असम में मिल रही है, तो ये निश्चित रूप से इसमें होगा कि असमिया मुसलमानों ने वोट दिया होगा। जो मुसलमानों को लग रहा होगा कि भाई एक मुख्यमंत्री उनके लिए काम कर रहा है लगातार, तो निश्चित रूप से
और फिर गौरव गोगोई अगर हार गए मुस्लिम सीट पर जहाँ उसने मुस्लिम वोटर्स, तो उसके बाद गौरव गोगोई सीट हार जाते हैं, कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, तो यह तय है कि उनको सभी जातियों का, सभी धर्मों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उनका काम था, अब हालांकि सबका साथ सबका विकास की बात उन्होंने वहाँ की, तो सबका वोट उनको वहाँ पर मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी 21 में से कांग्रेस के 20 मुस्लिम विधायक जीतकर आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात है। क्या कांग्रेस आसाम में मुस्लिम लीग बनती जा रही है? जिस तरीके से सारे सिर्फ मुसलमान वोट मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, तो क्या पूरा हिंदुत्व का वोट कांग्रेस से छिटकते जा रहा है? कांग्रेस के लिए यह भी चिंता का विषय है। और आसाम की जीत है, मुझे लगता है वो हेमंत विश्व शर्मा के 5 साल के कामकाज की जीत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से मिलकर वहां काम किया है, उसकी जीत है। घुसपैठियों को भगाने का अमित शाह जी ने वादा किया है कि एक बार आप आसाम में फिर से सरकार आने दो, हम सारे घुसपैठियों को भगाएंगे, उस भरोसे की जीत है। और डबल इंजन के विकास काम की वहां पर जीत है आसाम के अंदर। सर 2 दिन पहले आपके स्टूडियो में मैंने बोला था, एक वरिष्ठ पत्रकार जब ऐसे ही बात कर रहे थे, मुझे बड़ा चिढ़ होने लगता है। और इसे मुझे चिढ़ होता है क्योंकि मैंने आसाम का खास करके चुनाव गया, और आसाम में जब गया था, गुवाहाटी गया था, तो संगठन मंत्री से कहा कि मुझे बूथ वाइज लिस्ट दीजिए। और मैं आसाम में 5 दिन बिता करके आया, बूथ वाइज मेरे पास डेटा आकर के पड़ा हुआ है। एक भी वोट नहीं देते हैं ये लोग, 2 वोट 3 वोट 4 वोट। मैं आसाम का ही डेटा मैं बता रहा हूं। ये गलतफहमी जो है, समीर जी बोल रहे हैं, समीर जी में आजकल जो है वो कुछ विजय जी का अंश जो है छिटक करके ऐसे एनर्जी जो है इधर ट्रांसफर कर रहा है। हमको अब इनको कैसे जा रहा है वायरस? बीच में तो आप खड़े हैं कि निकल कहां से रहा है? ये वायरस हमको बचाना, आप इधर आ जाइए। हमसे नहीं रुक रहा है त्रिपाठी जी, आप ही आना पड़ेगा इधर। मैं तो कभी ये मानता ही नहीं कि मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल और राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब अगले चुनाव में अगले प्रदेशों का जहां नंबर है वहां की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य चैलेंजर है भारतीय जनता पार्टी का की योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उनको भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और क्या बंगाल के चुनाव ने ऐसा किया है? ममता बनर्जी हार गई, M.K. स्टालिन हार गए, दोनों अपनी सीट भी हार गए और सत्ता भी हार गए। अखिलेश यादव ने लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी इन नेताओं का काम देख रही थी, पश्चिम बंगाल में तो देख ही रही थी, आईपैक प्रशांत किशोर वाली, प्रशांत किशोर ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था। तो आईपैक के साथ एक करार समाजवादी पार्टी का भी था इलेक्शन मैनेजमेंट देखने के लिए। अब आज खबर यह है कि वो अनुबंध टूट गया है, वो करार टूट गया है। मतलब इलेक्शन स्ट्रैटेजी, इलेक्शन प्रबंधन के लिए आईपैक को जो हायर किया हुआ था अखिलेश यादव ने, अब आईपैक उनके साथ काम नहीं करेगी, या यूं कहिए कि वो आईपैक को अपने साथ नहीं रखना चाहते। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझना ज़्यादा जरूरी है। जो वजह बताई जा रही है ऑफिशियली कि आईपैक के साथ ये डील क्यों रद्द किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने हायर किया था, अब फंड्स नहीं है तो हम उनको फंड्स नहीं दे सकते, तो अब हम आगे उनको काम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब इस पर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे पास फंड्स नहीं है, तो इस पर कोई क्या बहस करेगा। तो बैलेंस शीट तो किसी ने किसी की देखी नहीं है, उनका मन है लेकिन कि भाई मैं अब और इनको साथ लेके नहीं चलना चाहता। लेकिन क्या उनको ऐसा कहीं लग रहा है कि आईपैक भी ब्रांड हो गई है लोगों की नज़र में, और आईपैक को साथ रखने का कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? आईपैक है क्या? जब तक प्रशांत किशोर इसको चलाते थे, आईपैक एक उन्होंने बहुत कॉमन नाम बना दिया था, लोगों को पता होता था आईपैक 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 प्रशांत किशोर। और देश में जितने चुनाव होते थे उसमें हर बड़े नेता के साथ प्रशांत किशोर और आईपैक का नाम जुड़ा रहता था। बहुत से लोग ये भी कहते थे कि वो जब उन्होंने देश में कोई राज्य और कोई नेता नहीं छोड़ा जिसके साथ काम किया, तो भाई कोई तो जीतेगा ना चुनाव, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा भी। तो कोई जीतता था तो वो हर उनका ग्राफ भी बड़ा ऊपर हो गया था कि भाई देखिए मैंने इतने चुनाव जिताए। लेकिन वहां लोग कहते थे ऐसा आदमी बताओ जो अंडरडॉग हो, जो पिछड़ा हुआ हो किसी इलेक्शन में, और आईपैक जुड़ गया साथ में तो उसका ग्राफ उठ गया हो। तो ऐसे नाम नहीं मिलते थे। खैर एनीवे, लेकिन आईपैक एक कॉमन हाउस होल्ड नेम बन गया था। फिर प्रशांत किशोर ने जब बिहार का इलेक्शन लड़ने की बात सोची तो उन्होंने फिर अपने आप को इससे अलग कर लिया। अब ये आईपैक कौन लोग चलाते हैं, आईपैक का मुख्य काम क्या है? क्या केवल ये कागज पे स्ट्रेटेजी बनाता है या लोग भी देता है? ये लोग भी देता है। इसके लोग बाकायदा एक संस्था की तरह, संगठन की तरह वो किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। ग्राउंड पे उस पार्टी के वर्कर्स के साथ अलग से ये लोग कोऑपरेट करके काम करते हैं। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसे भी सुनने में आया है, पश्चिम बंगाल में भी कहते हैं कि आईपैक की राय कार्यकर्ताओं की राय से ज्यादा सुनी जाती थी। आईपैक के लोग एक पार्टी वर्कर की तरह बिहेव करते थे। उसका असर दिख गया सर। लेकिन ऐसा था कि नहीं था सर? था, बिल्कुल था। आईपैक पूरी अब अखिलेश यादव की लेकिन बात सुन लें, उन्होंने आईपैक के साथ क्यों आगे काम करने से इनकार किया।
हाँ, हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। और अब हमने सोचा है कि जब जीतने वाली एजेंसी से ही करना हो, तो जीतने वाली एजेंसीज के बारे में हमें लोगों ने बताया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मेरा दूसरा मोबाइल ला दो गाड़ी से। तो किसी ने मुझे जानकारी दी है कि कहाँ आप इन कंपनियों के काम करवा रहे हो, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है कि सर्वे करवाइए सी वोटर से आप। फिर एक ABM कंपनी है कोई, उसको रखिए साथ, उससे आप बातचीत करिए। फिर आपको अगर सोशल मीडिया और किसी के खिलाफ नेगेटिव नकारात्मक प्रचार करना है तो कोई 360 डिग्री करके कोई कंपनी है, उससे आप जुड़िए, मिलिए, उसको फंडिंग करिए आप। अभी 1-2 कंपनियां और हैं, वो नाम अभी एक मोबाइल आ रहा भी, देख लें, आ रहा भी अभी। एक तो परेशानी ये हो गई है, ये पता नहीं चलता अभिषेक माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जो है कब तंज कर रहे हैं और कब सीरियस बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कई कंपनियों के नाम ले दिए, लेकिन मैं तंज ही लगा मुझे तो उनकी बात का असर। लेकिन एक बात है, आईपैक से क्यों आईपैक बदनाम हो गई क्या? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से ईडी का रेट हुआ, जिस तरीके से पूरा मामला आया, उसके बाद वो अरेस्ट हुए, उसके बाद उनकी बेल हो गई। अखिलेश यादव को ये लग रहा होगा कि शायद आईपैक अब कॉम्प्रोमाइज हो गई है सरकार से, या तो हो सकता है कि जिस तरीके से चंदेल को बेल हुई है, तो क्या जो मेरा डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो क्या आईपैक के माध्यम से सरकार के पास, बीजेपी के पास जा सकता है? क्योंकि ममता बनर्जी को भी ये डर था कि ईडी जिस तरीके से पहुंची तो मेरे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेकर वो बीजेपी को मिल जाएगा। तो हो सकता है उनको लगा हो कि आईपैक नजर में आ गई है, ईडी की नजर में है, केंद्र सरकार की नजर में है, बीजेपी की नजर में बड़ी एजेंसी है, इसके ऊपर वॉच रहेगी। तो इलेक्शन के समय में अगर ऐसा आईपैक के साथ लखनऊ में होता है कि चुनाव के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर रेट पड़ती है, तो अखिलेश यादव इस स्थिति में क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को लगा होगा कि यह समय इसकी बेहतर है कि आईपैक से अलग कर लिया जाए, वो किसी ऐसे एजेंसी से अनुबंध किया जाए जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में न रहने वाली हो, लो प्रोफाइल हो, उसके आधार पर किया जाए। ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि आईपैक को जो पैसा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, उनको तो फीडबैक मिल रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि इसका रिटर्न ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने सोचा होगा कि एक एजेंसी को ज्यादा पैसे देने से बेहतर ये कि 10 छोटी एजेंसी, सोशल मीडिया की एजेंसी से, दूसरी एजेंसी से उनको हायर किया जाए। तो उनका डिसीजन है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिया होगा इस मामले में। नहीं, कोई कानूनी झमेले में ना फंस जाए तो नहीं है मामला कहीं। मूल बात वही है। असली बात यह है कि अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि अंतिम समय पर, अच्छा एक बार जब ईडी का छापा पड़ गया और इनका जो शुरुआती था वो मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, हवाला इधर से उधर पैसा गया ना, कोल स्कैम का जो जांच हो रही थी गोवा के इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल कराने का। तो जब आप कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों हो गया तो फिर तो कहीं से भी पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे में मैं इसको एक इस तरह से भी देखता हूं कि अखिलेश यादव का ये बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। आप जब किसी कंपनी को जान रहे हैं कि कानूनी पछड़े में फंसी हुई है और उसको ही आप अपने यहां बुलाएंगे तो भले दूसरे लोग आएंगे, लेकिन छापा तो पड़ सकता है, एजेंसियां तो जांच कर सकती हैं, और फिर आप उसको डर के मारे पॉलिटिकल वेंडेटा समझें या कुछ भी समझें, लेकिन उसका नुकसान तो हो सकता है। तो मैं मानता हूं वाइज डिसीजन, भले डर की वजह से हो, लेकिन वाइज डिसीजन। मैं तो कहता हूं हेडलाइन मिलती है, इससे आईपैक से क्या नुकसान हो गया ममता बनर्जी का, उनका क्या नुकसान हुआ? नहीं, ये तो हमको लग रहा है ना उनका क्या नुकसान हुआ। लेकिन ये तो ममता जी से पूछना चाहिए, जो दौड़ती हुई चली गई थी, फाइल दबा के पेन ड्राइव लेके भागी थी, इसका मतलब उनको तो डर लगा कि छापे से नुकसान हुआ। उनको तो वो तो बार बार कह रही थी ना हमारी पूरी स्ट्रेटजी टूट गई, हमारा सब तो। आप जिनके साथ बैठ के रणनीति बना रहे हैं, अगर वो कानूनी पछड़े में फंस जाएं, आप जिस काम में पड़े उसको छोड़ के आपको पुलिस थाना करना पड़ जाए, तो फिर असर तो पड़ेगा ना। अभी और वो पड़ा है उनके ऊपर। आईपैक क्या है मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जिन्होंने लिखा था वो उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को कवर करने के लिए वो एक ट्राइबल इलाके में दूर दराज के गाँव में गई, एक रिपोर्टर जो थी गई, और वहां जाकर के उनको एक बूढ़ी महिला मिली, गरीब महिला, ज्यादा पढ़ी लिखी अनपढ़ी होगी, वो मिली, और ये इससे पहले कि बताती कि मैं पत्रकार हूं, मैं इस मीडिया एजेंसी में काम करती हूं, और अपना सवाल पूछती, महिला ने उनसे पूछा पलट के, आप आईपैक से हैं क्या? गांव में, दूर दराज गांव में एक बूढ़ी महिला पूछ रही है पत्रकार से, आप आईपैक से आई हैं क्या? तो आप सोचिए आईपैक की जड़ें कहां थी। इसलिए मैंने कहा कि वो केवल एक डेटा मैनेजमेंट नहीं, वो एक संगठन की तरह काम करती है वो संस्था, ग्राउंड पे। नहीं तो उसने नाम भी इसीलिए अपना इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी रखा हुआ है, कोई मार्केटिंग का ब्रांड उस तरह से नाम नहीं रखा हुआ है। और वो तो कहते हैं कि हम पूरा का पूरा जो कैंपेन है आपकी वो डिजाइन करेंगे, एक तरह से जैसे कहते हैं ना आजकल बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अच्छा, तो उसमें मॉडल पे चलते नहीं, उसमें डीबीटी है, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर,
सब करके कर देते हैं और फिर उसका पैसा ले लेते हैं, जैसे टोल वसूलते हैं वैसे वो ले लेते हैं। मतलब जो सुझाव देते हैं उसको एग्जीक्यूट खुद करते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही डिजाइन करते हैं, खुद ही एग्जीक्यूट करते हैं और उसको करके। पार्टियां क्या करती हैं सर फिर? पार्टियां उसकी सलाह पर काम करती हैं, वो एडवाइजरी रोल में वो रहती हैं और उसके लिए डीप मतलब जितनी एक्सरसाइज वो हो सकती है वो करती होंगी। ऐसा कोई हम लोग उसको आईपैक को उस तरह से नहीं जानते, लेकिन आईपैक में मोटा काम यह है कि वो पार्टी को पहला लेवल पर सलाह देते हैं कि कंसल्टेंसी जो है कि उसको पार्टी के लिए क्या राय है स्टेट में या देश में, उनको क्या इश्यूज पर काम करना चाहिए। फिर वो कैंडिडेट सिलेक्शन में उनकी मदद करती हैं कि जो कैंडिडेट्स आपके प्रोबेबल हैं उनकी रिपोर्ट्स क्या है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये सारी बात करती है। मुद्दा आईपैक नहीं है। यदि हम आईपैक पर बहस कर रहे हैं तो ये आईपैक का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है डर। अखिलेश यादव को डर लगा, अखिलेश यादव को डर लगा कि जो आईपैक को लेकर ममता बनर्जी के साथ हुआ या आईपैक के साथ जो हुआ ममता बनर्जी के नाम पर, वो खेल वहां पर ना हो, इसलिए वो इससे पीछा छुड़ाने का काम करते हैं। अब इसे डर को बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। त्रिपाठी जी ने कहा बुद्धिमत्ता है। हाँ, नहीं वो उसमें कोई आपत्ति नहीं, डर से भी बुद्धिमत्ता हो। तो डीएमके को तो सलाह दे रही थी ना, डीएमके भी हार गई, इधर बंगाल चुनाव भी हार गई। नहीं हारने का क्या डर रहा डीएमके की ये सलाहकार थी ना, स्टालिन को भी इन्होंने सलाह दिया है तो वो भी हार गई, ये भी हार गई। पंजाब में भी उन्होंने सलाह दिया था, कांग्रेस पार्टी वहां भी हारी थी, ऐसा नहीं है कि हारी नहीं थी। वो तो कहते थे बिहार के चुनाव में मैंने दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है, ये प्रशांत किशोर कहते थे, ये भी सही है, ये भी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। नीतीश कुमार को उन्होंने सलाह दिया, नीतीश कुमार को खड़ा रखा। ममता बनर्जी को पिछले इलेक्शन में उन्होंने किया था। एक बयान आया ओम प्रकाश राजभर का, जो पहले इस अभी सरकार का हिस्सा ही योगी सरकार का, और उससे पहले वो अखिलेश यादव के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये ट्विटर एसीपीसी वाले नेता हैं और 2027 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव की राजनीति खत्म होने जा रही है और ये लंदन चले जाएंगे। इन्होंने एक्सपोस्ट किया है एक्चुअली, और अखिलेश यादव के लिए कहा है कि ये ट्वीट एसीपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता हैं। उनको लेकर मेरे मन में कभी संदेह नहीं रहता, बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके ममता दीदी की जीत की मुनादी शुरू की थी, उसी दिन पक्का हो गया था कि वो मतलब ममता बनर्जी वो हारने जा रही है। तो मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जमीनी नेता ही नहीं है अखिलेश यादव। अब राजभर खुद जमीनी नेता है, किसके साथ है राजभर ही बताए, वो अभी क्या बीजेपी के साथ है या अखिलेश यादव के खिलाफ है। वो जिस तरीके से राजनीति करते रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी अखिलेश यादव के साथ चले गए, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की तैयारी शुरू हो गई और वहाँ के तमाम छोटे क्षेत्रीय दल है, फिर अब राजभर साहब उसके अंदर हो या संजय निषाद हो, उनके अब बयान और ट्विटर पर तमाम तरह की चीज़ें आएंगी और वो अपनी राजनीति के हिसाब से बयान देंगे। राजभर साहब तो फिलहाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका ठीक ठाक नहीं चल रहा। उनके बेटे तो चाह रहे हैं कि पिता बड़े नेता है राजभर समुदाय के, तो अलग चुनाव हम लड़े और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग करें, पूरे प्रदेश में राजभर के नेताओं को एकजुट करें। भारतीय जनता पार्टी के राजभर जो नेता है उनका और इस राजभर साहब का आपस में जिस तरीके से पंगा सार्वजनिक चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो निश्चित रूप से वो अभी अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव के पहले अखिलेश यादव में उनको उत्तर प्रदेश का ताड़न नजर आए, अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन कर ले। फिलहाल वो अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। राजभर साहब 1 साल तक एक जगह रहे, ये बहुत बीजेपी को चिंता करनी चाहिए कि अभी से वो अखिलेश जी के खिलाफ है। नहीं, मुझे त्रिपाठी जी की बात याद आ रही है कि यूपी का चुनाव बीजेपी की कोशिश ये होगी कि जाति पर ना जाए। ओम प्रकाश राजभर जैसे जो नेता हैं या निषाद जी हैं, इनकी एक जाति समूह के नेता के अलावा कोई और उपयोगिता है क्या? नहीं, इनकी पूरी कोशिश होगी कि जाति पर जाए। जाति जाति की बात होगी तभी अनुप्रिया पटेल, तभी ओम प्रकाश राजभर, तभी संजय निषाद, तभी तो इन लोगों की कोई वक्त होगी ना। और अगर ध्यान से देखें तो चूंकि राजनीतिक जो इस तरह के जातीय समूह हैं, क्या अपनी जातियों में भी इतना बड़ा इनका वोट बैंक है? तो उसका जवाब यह है कि अनुप्रिया और पल्लवी दोनों आज सांसद विधायक हैं। अनुप्रिया के पति आशीष वो आज मंत्री हैं, एमएलसी हैं, लेकिन सोनेलाल पटेल सारे जीवन अतीक अहमद के साथ उन्होंने पार्टी में काम किया था और सारे जीवन वो कुछ नहीं बन पाए थे। ओम प्रकाश राजभर की क्या स्थिति थी, संजय निषाद की क्या स्थिति थी, आज ये सारे लोग भाजपा के साथ हैं। ये इनका महत्व ही तभी है जब ये भाजपा या सपा के साथ है। ये पार्टी को एक तरह से बार्गेन करने की कोशिश होती है। ये भारतीय जनता पार्टी को आप मैसेज दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, इसीलिए राजभर उनके साथ हैं, संजय निषाद उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल उनके साथ। क्यों हैं ये साथ? देखिए, इसको समझिए, जाति की राजनीति करना और ये जाति उनके खिलाफ चले जाना, दोनों में फर्क है ना। अगर जाति उनके खिलाफ चली जाए, सारी जातियां एकजुट हो जाए तो वो तो खतरनाक है।
लेकिन उनको हिंदू आइडेंटिटी के साथ अगर कोई जातीय समूह जा रहा है तो उसको खींचने के लिए तो वो करेंगे। राजभर हिंदू मैंने तो इनसे कभी हिंदू की बात नहीं सुनी सर। नहीं संजय निषाद करते हैं। मैं तो कह रहा हूं जो उल्टी बात करे तो वो आज यहाँ की सीधी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये भी तो अच्छा, ये वहां ये कह रहे हैं कि वहां जाएंगे तो नुकसान करेंगे, तो अपने साथ रखो। बड़ी सीधी सी बात। अच्छा, तब वो राजनीति नहीं है जाति की। सौरभ, बंगाल और आसाम ये दोनों चुनाव का एक बहुत बड़ा मैसिव संदेश है। भारतीय जनता पार्टी सुन रही होगी, ना सुने ये और बात है, लेकिन ये गुरुजी ने कहा था, हिंदुत्व के मूल मंत्र को पकड़े रहना। इसको छोड़ दोगे तो सब चीज छूट जाएगा, इसको पकड़े रहोगे, मूल पकड़े रहोगे तो सब बचा रह जाएगा। थोड़ी बहुत लॉस इधर उधर कभी कभी होते रहेगा, लेकिन मूल पकड़े रहोगे तो तुम बचे रहोगे। आसाम में हिंदुत्व का चुनाव था, आसाम भारतीय जनता पार्टी मैसिव मैंडेट के साथ आई। आज उसके विपक्षी भी कह रहे हैं कि हिंदू गोलबंद हुआ बंगाल में, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को आई। उत्तर प्रदेश में यदि हिंदुत्व गोलबंद हुआ तब भारतीय जनता पार्टी बचेगी, सत्ता में पुनः वापसी करेगी। यदि जातियों में बिखरी तो भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगी। चलिए, तो यूपी के साथ साथ पंजाब में भी चुनाव होना है, लेकिन पंजाब में चुनाव से पहले ही कुछ बड़े उलटफेर की कहानी लिखी जा रही है। क्या, इसकी हम बात करेंगे। आपको मालूम है उनके 7 सांसद टूट करके राज्यसभा के चले गए। उधर भगवंत मान ने कहा हिम्मत है तो मुझे खरीद के दिखाओ। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेरी पार्टी नहीं टूटेगी, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं चलाऊंगा। वो कह रहे थे कि सही, मतलब थोड़ा ऊंचा करो, वो आप समझिए ना, ऐसे प्रस्ताव दे रहे थे अब लेकिन बंगाल के बाद बीजेपी के निशाने पर पंजाब ही है। बीजेपी का लक्ष्य वहां पर सरकार बनाना हो सकता है क्या? मैं कल भी कह रहा हूं, कल से ही लगातार कह रहा हूं, जब से खबरें आनी शुरू हुई, आप सरकार बनाने के कोई भी प्रयास करें, भाई राज्यसभा का सांसद जो है वोट नहीं दिलाता, तो पार्टी टूट भी जाए, मान लीजिए आ जाए बीजेपी के साथ कई सारे विधायक भी आ जाएं, मान लीजिए बिल फॉर डिस्कशन से बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में भी हो जाए, इतने लोग उसके पास आ जाएं, लेकिन वो बीजेपी के टिकट पे जीत के नहीं आए थे। क्या ऐसा प्रयास ऐसे राज्य में बीजेपी करेगी जहां उसका सोशल बेस बहुत छोटा है? अब कल ही आप ही कह रहे थे, कौन कह रहा था, पंजाब में पहले हिंदू तो बीजेपी को वोट देना शुरू करें सारे, बाकी फिर दूसरी बात बाद में होगी कि सिख करेंगे कि नहीं करेंगे और दलित करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले जो शहरों के हिंदू हैं जिनकी मुख्य तौर पर पार्टी बीजेपी की शुरुआत हुई थी, वो वोट करने लगे बीजेपी को। लेकिन उससे पहले इतनी हलचल क्यों है फिर पंजाब में? नहीं, देखिए, चुनाव की तैयारी नहीं कर रही भाजपा, एक कुछ उससे पहले की तैयारी हो रही है। एक तो पहले ये है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी नहीं है। नरेंद्र मोदी अमित शाह वहीं ज्यादा मजबूती दिखाते हैं जहां वो बहुत कमजोर है। वरना जैसे आज पंजाब दिख रहा है, इससे भी खतरनाक त्रिपुरा दिखता था, क्योंकि पंजाब में तो अकाली के साथ वो सत्ता में हिस्सेदार रहते थे, लेकिन यहां तो कभी कोई सत्ता का मामला ही नहीं। त्रिपुरा में वो दूर दूर तक नहीं थे, हरियाणा में कभी वो दूर दूर तक नहीं थे, बड़ी मुश्किल से कुछ उनका छिटपुट हो जाए तो हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तो आप जरा समझिए ना कि भाजपा कैसे काम करती है। और ये हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, अच्छा कल ही तो कर रहे थे, ये ठीक बात है कि आज की तारीख में वहां लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस है, इसमें कोई इब्बट नहीं। लेकिन क्या ये सोच के भाजपा छोड़ देगी? नहीं छोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वहां हर हद तक जाकर काम करेगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ आप राघव चड्ढा को मत देखिए, स्वाति मालीवाल को मत देखिए, आप संदीप पाठक को देखिए। आप देखिए कि जो लोग टिकट बांटने वाले थे, जो लोग रणनीति बनाने वाले थे, उनको आप देखिए। और चूंकि 92 का नंबर है तो 2/3 की मेजॉरिटी थोड़ी कठिन दिखती है, लेकिन 10 में से 7 राज्यसभा सांसद, वो भी क्या आसान था क्या? सब अलग अलग तरह के लोग थे, लेकिन सब आ गए, गुलदस्ता तैयार हो गया। अब कौन सा गुलदस्ता तैयार हो रहा है ये अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब को चाहती है कि वहां उसका प्रभाव बने। आपको दिखाता हूं, सरकार बने अभी या बाद में बनने की ओर बढ़े, ये अभी आगे दिखना। गुजरात में गुरु चेले का वाक युद्ध में आपको दिखाता हूं। गुरु जी, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा गुरु चेले हैं, उनकी बात। तो केजरीवाल साहब को सुनिए आप, और राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कुछ दिनों के मेहमान है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार। मेरी तरफ क्यों देखा आपने? कोई गुरु को कभी छोड़ा है क्या? ठीक सुनाती। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। मेरा दिल कहता है, कैसे होगा मेरे को अभी नहीं पता। पंजाब तो आप जीतोगे, पंजाब तो पंजाब के लोग जीतेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब
उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। अब भाई किसकी बात पे यकीन करें सर? वो राघव जी कह रहे हैं चंद दिनों के मेहमान हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब से ही अंत की कहानी लिखी जाएगी मोदी सरकार की। राघव चड्ढा के बयान से मुझे अमरिंदर सिंह का बयान याद आता है। पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस से बाहर हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा गुलदस्ता बनाएंगे, अमरिंदर सिंह को लाए, जाखड़ साहब को लाए हैं, बिट्टू साहब भी आई जाएंगे आने वाले समय में तो हम सरकार बना लेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा था कि चंद दिनों की सरकार है कांग्रेस की, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं बनवाऊंगा पंजाब के अंदर। फिर चुनाव हो गए, फिर उनसे पूछा गया कि साहब आपने तो कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, या तो आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। तो अमरिंदर साहब कहते हैं कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी को अभी 5 दशक लगेंगे सरकार बनाने के लिए। अब अमरिंदर सिंह कहाँ चले गए इस समय पता नहीं है, कहाँ वो सच में वो पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है उनको कि वो कहां पर अगले चुनाव के लिए। अब बिट्टू साहब को लेकर आए। पंजाब की राजनीति के अंदर फिलहाल जो वहां के जो समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर बहुत बेहतर काम कर रही है, राष्ट्रीय सेवक संघ संगठन स्तर पर बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन वहां के जो सामाजिक समीकरण है, वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां है, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा लंबा समय चलेगा। बिहार जीने का मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब को हरियाणा बनाना है, हरियाणा में कौन सी वहां पर अपने पैर पर खड़ी होने की आएगी। 2% का वोट बैंक और 2 एमएलए आपके पास अभी पंजाब के अंदर है, आपको समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी 77 के ऊपर गई, 77 से भारतीय जनता पार्टी 200 बंगाल में गई। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी बन जाएगी इस बार। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष के नेता की स्थिति में पहुंच जाएगी। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। सहमत हूं। अच्छा एक मिनट गुरु जी छोड़ दीजिए आप अपना वाला हिस्सा आज छोड़ दिया, क्योंकि बंगाल की बात हो गई तो जरा एक लाइन बोल दें। 98 में एक महिला पिटती है और उसके बाद कहती है कि चप्पल नहीं पहनूंगी, तब उसको कम्युनिस्ट गुंडों ने पीटा था पंचायत चुनाव के समय, आज वो चप्पल पहनती है। एक आदमी को तृणमूल के लोग पीटते हैं और उसको मारते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता था, आज वो अपनी वही फटी वाली शर्ट पहन के और विजय जुलूस में जाना है। बदलाव ऐसे ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि यूं चुटकी बजाई और बदलाव हो गया। मैं तो ऐसे भी मानता हूं कि जिन सिखों का कांग्रेस पार्टी ने इतना नरसंहार किया पूरे देश में, वो सिख कांग्रेस पार्टी को वोट कैसे देते हैं? एक खबर आ रही है बंगाल से सर कर लेंगे इस पर बहस लंबी चली जाएगी। टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर से सिक्योरिटी इक्विपमेंट हटाए जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी कम की जा रही है, ये खबर हमको मिली है। और ममता बनर्जी का जहां पर फ्लैट है, उनका जो घर है जिस गली के अंदर, उसके बाहर भी बैरिकेड वगैरह लगे रहते थे। इनफैक्ट उस गली के अंदर जाने के लिए जो और आम लोगों के घर हैं उस इलाके उस एरिया में, वो उन लोगों को भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। भाई चीफ मिनिस्टर रह रही है मेरे बगल में, उन्होंने सरकारी मकान नहीं लिया हुआ था, वो अपने मकान में रहती थी, तो वो जो और लोग आम लोग थे उनको भी सुरक्षा जांच से हर बार अंदर बाहर जाने के लिए, गली में जाने के लिए गुजरना पड़ता था, तो वो वहाँ से हटा दिया गया। मैं तो एक बयान भी देख रहा था, एक व्यक्ति बता रहे थे हमको बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन क्या करें चीफ मिनिस्टर थी, हम कुछ कह नहीं सकते थे। तो पहले वहाँ से बैरिकेड कल हटाए गए हैं और अब ये अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से सिक्योरिटी का जुड़ा सामान जो है वो हटाया जा रहा होगा। सर ठीक किया जा रहा है या नहीं? ठीक किया जा रहा है। जैसे राघव की सिक्योरिटी हटाई तो तुरंत दे दी ना सिक्योरिटी, तो जहाँ जरूरत होती है वहाँ सिक्योरिटी दी जाती है। राघव को जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब से सिक्योरिटी हटाई, आधा घंटे बाद केंद्र सरकार ने उनको सिक्योरिटी दे दी है, तो अब अभिषेक जी की जरूरत नहीं है कहीं और लगानी। और अभी तो आप पंजाब की बात कर ही रहे हैं, और आप पंजाब पर इतना हैरान हो रहे हैं जब उस मौके पर जब 3 उधार के सीएम्स सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अब बोल लीजिए आप कौन कौन 3 है सर, हमको जरा बता दीजिए। तो शुभेंदु अधिकारी, हेमंता विश्व शर्मा और सम्राट चौधरी। आजकल एफडीआई का जमाना है सर, मूल बात ये देखना है कि जो बाहर से आए हुए वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान को ऊपर ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग जो पुराने लोग होंगे उनको कष्ट होता है, हमें भी कई बार कष्ट होता है जब देखते हैं कि जिन लोगों से गाली दिया करते थे, जिन लोगों से लड़ा करते थे, और वो जो है वो परिक्रमा संस्कृति कर करके कहीं से कहीं पहुंच गए। प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर बीजेपी ये बहुत गंभीर बात उन्होंने कहा, तो हमें कष्ट होता है
लेकिन कार्यकर्ता तो सर कार्यकर्ता ही रहता है ना। भारतीय जनता पार्टी में इससे कि लेकिन उधारी के सीएम नहीं है, ये तीनों यहाँ राष्ट्र के के सीएम लिए, चलिए सर। राष्ट्र के लिए संविधा बनने की यही तो पाठशाला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक। चलिए, तो अभी तो जो 3 नाम लिए हैं विजय जी ने, तीनों के एक की ताजपोशी हो गई है, समारोह होना है और बाकी 2 को ताज पहनाए जाने हैं। तो इस हफ्ते ये भी बड़े काम होने हैं। ये तो बातचीत लगातार करते रहेंगे। कहानी कुर्सी में बड़ा मजा आया सर, बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, विजय जी बहुत शुक्रिया, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आपका।